हेलो बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम, एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा रेजोनेंस के बारे में। सबसे पहले मैं एज यूजुअल बेटा आपके डाउट्स लूंगी, जैसा कि मैंने कहा था कि लास्ट 2 क्लासेस के मैं डाउट्स लूंगी। तो जल्दी से देख लेते हैं बेटा। मैक्सिमम बच्चों को सॉर्ट हो गया है, मैक्सिमम बच्चों ने होमवर्क भी कर लिया था, पहले ही कर लिया था, मेरे कराने से पहले ही कर लिया था, और उन लोगों ने मुझे वो होमवर्क भी सेंड किया था। तो मैंने चेक किया, काफ़ी बच्चों ने एकदम करेक्ट किया है। बट कुछ डाउट्स जो मैंने देखे थे वो मैं जल्दी से आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं कल के लेक्चर के डाउट्स ले लेती हूँ बेटा, ठीक है बेटा। तो आज का टॉपिक रेजोनेंस है, और इसको मैंने एक ही टॉपिक आज की क्लास में इसलिए रखा है बेटा क्योंकि रेस्ट जितने भी हैं टॉपिक्स वो हमारा डाउट्स में टाइम निकल जाएगा, इसलिए। तो काफी अच्छे बच्चों को समझ में आया है। नंदिनी यादव ने पूछा है, मैम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में H प्लस को पहले क्यों लिखा है और H माइनस को क्यों नहीं लिखा। नंदिनी बेटा, मैंने जब ऐसा लिखा था तो मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते टाइम पहली बात तो बेटा वो H प्लस और H माइनस नहीं था, वो H2 प्लस और H2 माइनस था। क्लियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड ऑर्डर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख रहे थे। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, और अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर सेम है तो उस केस में मैंने क्या बताया था, आप ये देखो कि जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में उस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन भर रहे हो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है। H2 माइनस का लास्ट इलेक्ट्रॉन सिग्मा स्टार 1s में प्रेजेंट था, जो कि एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है, इसलिए उसको बाद में लिखा। और प्लस वाले को पहले इसलिए लिखा क्योंकि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में प्रेजेंट था, जो कि एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जिसकी एनर्जी क्या होती है बेटा, जिसकी एनर्जी कम होती है और स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट आउट है, मैम साउंड इज टू लो। बेटा साउंड के लिए मैंने स्टूडियो वॉइस को बोला है, मैं एक और बार बोल दूंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो भी सॉर्ट हो जाएगा। मैम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बिल्कुल साउंड इज टू लो, ऐसा क्यों हो रहा है, चलो मैं पता कर लूंगी बेटा। एक बच्चे ने पूछा, मैम बॉन्ड ऑर्डर इनवर्स बॉन्ड लेंथ के, तो बॉन्ड ऑर्डर H2 का ज्यादा होगा H2 माइनस। अभिषेक बेटा आपने पूरा कंप्लीट डाउट नहीं लिखा, आपको अपना कंप्लीट डाउट लिखना था तो शायद मुझे भी समझ आता आप क्या पूछ रहे हो। मैम 4D एंड 5D सीरीज के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं याद करना। बेटा 4D एंड 5D सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट 3 एलिमेंट्स के याद कर लो बस। 4D के भी लास्ट 3 एलिमेंट और 5D के भी लास्ट 3 एलिमेंट, उतना ही काम आएगा जब हम कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। और मैं तो पूरा लिखवाऊंगी, और मैंने अभी इसलिए नहीं लिखवाया बेटा क्योंकि ऑलरेडी DNF ब्लॉक चैप्टर पढ़ेंगे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ही, ठीक है। मैम क्या कोई एक्स्ट्रा बुक और मॉड्यूल से थ्योरी नहीं पड़ेगी? नहीं बेटा नहीं पड़ेगी। अगर आप नोट्स मेरे कंप्लीट लिख रहे हो तो उसके बाद आपको सिर्फ जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी KBD में, प्लस आपको पूरे नोट्स लिखने के बाद आपको एक बार NCERT रीड करनी है। मैम आप दिल से बहुत अच्छे हो, थैंक यू डॉक्टर अनन्या गुप्ता। मैम साउंड इज वेरी लो, ठीक है बेटा, मैंने इस चीज के लिए बोला है, जो साउंड लो है उसके लिए मैंने बोला हुआ है, जो भी होगा जल्दी से जल्दी सॉर्ट हो जाएगा। मैम इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इफ चार्ज प्रेजेंट ऑन द मॉलिक्यूल, आशीष का डाउट है, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में चार्ज प्रेजेंट होता है किसी मॉलिक्यूल पे, देन वेयर शुड आई पुट द चार्ज, हाउ टू नो। You told that positive charge on central atom and negative charge on surrounding atom, but if there are positive and negative charge balanced by each other internally, how do we know? बेटा आशीष, अगर आपको याद हो सेकेंड क्लास जो मैंने केमिकल बॉन्डिंग की ली थी वहां पे मैंने स्ट्रक्चर्स बनाना सिखाया था। क्लियर? तो वो जो स्ट्रक्चर बनाना मैंने सिखाया था वहां से मैंने फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना सिखाया था। वो फॉर्मल चार्ज जो होता है वो किसी भी एटम पे प्रेजेंट चार्ज होता है, तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से किसी भी एटम पे चार्ज लगा रहे हैं, हमने फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना सीखा है। आशीष ऐसे डाउट्स तब आते हैं बेटा जब या तो हम क्लासेस अटेंड नहीं करते, जिस दिन मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाया उस दिन मैंने ये मेंशन किया था कि हमने फॉर्मल चार्ज निकालना सीखा है, तो उसका कंक्लूजन हम लेकर आए थे कि जो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होती है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो उस केस में उसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, राइट।
तो आशीष आप वापस वो सेकेंड क्लास देखो, उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाली क्लास देखो, आपके बचे हुए डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। सृष्टि राटेल का डाउट है मैम O2 4 माइनस का ल्यूमो क्या होगा। बेटा O2 4 माइनस कुछ नहीं होता, आई थिंक आपने O2 माइनस पूछा होगा, तो वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा। O2 माइनस की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों जल्दी से बताओ। टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें, एक ऑक्सीजन के 8, दो ऑक्सीजन के 16, एक माइनस चार्ज है तो प्लस हो जाएगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा। टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो गए 17 इलेक्ट्रॉन्स। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 14 है, तो डायग्राम कौन सा यूज होगा बेटा, जिसमें पहले सिग्मा 2p z आ जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करते हैं। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन क्या आ जाएगा बेटा, सिग्मा 2p2z, कॉमा पाई 2p2x इज इक्वल्स टू पाई 2p2y। इलेक्ट्रॉन्स देख लेना बच्चे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, उसके बाद 15 16 17, तो ये हो गया पाई 2p2x इज इक्वल्स टू पाई 2p1y। 17 इलेक्ट्रॉन है। अब इस केस में इसके बाद कौन सा आता बेटा, इसके बाद आता हमारे पास सिग्मा स्टार 2pz। तो अगर कोई पूछे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर कोई पूछे कि होमो क्या होगा, तो होमो तो इन दोनों में से कोई भी हो जाएगा बेटा, इसको भी बोल सकते हो, इसको भी बोल सकते हो। और ल्यूमो क्या होता है बेटा, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसके बाद वाला जो ऑर्बिटल था वही हमारा ल्यूमो होगा। तो ल्यूमो क्या होगा बेटा, सिग्मा स्टार 2pz। जितना मैं समझ पा रही हूँ बच्चों, आपको ये डाउट इसलिए आया बेटा, क्या नाम है, सृष्टि पटेल, आपको ये डाउट इसलिए आया बेटा, आपको लगा कि अगला इलेक्ट्रॉन तो हमारा इसमें जाना है, राइट। लेकिन बच्चे ल्यूमो की फुल फॉर्म क्या है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दैट मींस जो अनऑक्यूपाइड है, जिस ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसमें अब जो इलेक्ट्रॉन जाएगा उसकी बात हो रही है। इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये ल्यूमो नहीं होगा बच्चे। आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अर्पिता रॉय जी बोल रहे हैं मैम एमओटी की जरूरत क्यों हुई। बेटा एमओटी की जरूरत क्यों हुई, हर साइंटिस्ट आयनिक बॉन्ड शुरू करके खत्म कर दिया, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड पे हमने 3 थ्योरीज पढ़ ली। नंबर 1 वेस्पर थ्योरी, नंबर 2 वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, नंबर 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी हमें कहीं ना कहीं इसी के बारे में बताती है कि किसी के बीच में कितने सिग्मा होंगे, पाई होंगे। क्लियर। तो जरूरत क्या हुई इसका इतना इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन नहीं बनता बेटा, तो ये तो बिल्कुल भी रिलेवेंट डाउट नहीं है। सृष्टि पटेल का नेक्स्ट डाउट, मैम NO2 का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बता दीजिए। बताएंगे बेटा, NO2 इज एक्सेप्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो वो भी पेंडिंग चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा था उसके बाद साथ ही बताऊंगी, ठीक है, तो बता देंगे। मैम एमओटी की जरूरत क्या हुई, हाय मैम। मैम अगर मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन्स हो तो डायग्राम कैसे बनेगा, ये दुवंशी रवि कुमार यादव जी का डाउट है। बेटा अगर मोर देन 20 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो हमारे सिलेबस में ही नहीं है अभी, ठीक है। तो वैसे भी हमारे सिलेबस में सारे होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल हैं, हेटेरो डायटोमिक भी अभी हमारे सिलेबस में एक ही है जो हमने डिस्कस किया, CO एंड CO प्लस। क्रिस्टल क्लियर मैम, वेरी नाइस बच्चे। राधिका शर्मा मैम साउंड वेरी लो, प्लीज रिपीट करिए। ऐसा तो मत बोलो बेटा, मैं भी सुन लेती हूँ एक बार आवाज। आई नो आवाज कम है क्योंकि मेरा बहुत लाउड पिच आता है, लेकिन आई डोंट नो बेटा कि इतना वॉइस कम क्यों आया जिससे आपको इतना प्रॉब्लम हुआ, नहीं होना चाहिए था, राइट। बट कोई बात नहीं बेटा, मैनेज कर लो इस लेक्चर को, अगली बार से मैंने देखो बेटा ये वाला माइक यूज किया, दैट्स व्हाई। थैंक्स मैम, लव यू सो मच, इतने अच्छे से सब समझाती हैं, थैंक यू बच्चे, थैंक यू। थैंक्स मैम, लव यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बच्चों। हाँ, अथर्वी मिश्रा का डाउट है मैम B2Cl2 में 1 पाई एंड 2 पाई बॉन्ड होते हैं एंड नो सिग्मा बॉन्ड, पर आपने बोला कि अगर 1 पाई बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा तो होगा ही। अथर्वी मिश्रा, जब मैंने एमओटी एक्सप्लेन किया बच्चे, आपने एक तो गलत लिखा। मैंने आपको ये बोला
कि जो B2 है, आप मेरे स्टेटमेंट से ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो बेटा। मैंने कहा B2 और C2 जो है MOT एक्सप्लेन करती है कि इनके बीच में कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं होता, कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं होता। B2 में सिर्फ एक पाई बॉन्ड होता है और C2 में 2 पाई बॉन्ड होते हैं, और ये मैंने आपको MOT से एक्सप्लेन किया है। हाँ जी, मैंने यही पढ़ाया था जब ओवरलैपिंग थी कि पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा के बाद बनता है, लेकिन ओनली दीज टू एग्जाम्पल्स, और वो भी हम सिर्फ MOT से एक्सप्लेन करते हैं। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड नहीं होता, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है, ओनली बाय MOT। अमन वर्मा, मैम की पॉइंट में आपने बताया कि B2 एंड C2 कंटेन्स 1 एंड 2 पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेगा, जबकि पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा फिर पाई बॉन्ड बनता है। मैंने रिपीट कर दिया बेटा, सेम डाउट है आपका भी। ओनली बाय MOT, एंड MOT से ये क्वेश्चन उठता ही उठता है। मैम B2 एंड C2 सिग्मा बॉन्ड क्यों नहीं होगा, सेम क्वेश्चन। मैम प्लीज साउंड हाई कीजिए। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट बेटा कि आप लोगों को वॉइस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। मैम प्लीज साउंड हाई कीजिए। मैम बॉन्ड ऑर्डर लर्न करना है क्या मैम? हाँ जी बेटा, जो ट्रिक बताइए वो याद कर लोगे तो जल्दी अटेम्प्ट कर लोगे क्वेश्चन। थैंक यू मैम फॉर द ऑसम लेक्चर एंड मोटिवेशन, थैंक यू बेटा। मैम आज बाकी सब समझ आया है, बट आज डाउट है। आपने बताया था फर्स्ट वाली बॉन्ड सिग्मा होगी, बाकी सब पे तो फिर B2 एंड C2 में सिर्फ पाई कैसे होगी? प्लीज इस डाउट को क्लियर करना। आई एम रिपीटिंग अगेन दिस डाउट, इस पॉइंट को रिकॉल रखना। दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड दिस इज ओनली एंड ओनली एक्सप्लेन बाय MOT। क्वेश्चन यहां तक आ जाता है बाय MOT, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स ओनली पाई बॉन्ड एक्सेप्ट दीज टू मॉलिक्यूल्स, नो सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट जिसमें सिर्फ पाई बॉन्ड होता है और सिग्मा नहीं होता। तो बच्चे समझा दिया था, इसको याद भी रख लो। अब मैम डायग्राम एग्जाम में आता है क्या? नहीं बेटा, डायग्राम कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा। डायग्राम से एप्लीकेशन जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, चारों एप्लीकेशन, उन पे क्वेश्चन आएगा। मैम आपका और दीक्षा मैम का डांस बहुत अच्छा था, थैंक यू बेटा। मैम NCERT भी रीड करनी है इस चैप्टर की? यस बेटा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर आपको NCERT रीड करनी है। मैम साइनोजन क्या होते हैं? बेटा साइनोजन हम बोलते हैं CN ट्वाइस को। क्लियर? मैम साउंड इज वेरी लो मैम, थैंक यू मैम। ग्राफ प्लीज रिपीट वंस बेटा, दिस इज माय रिक्वेस्ट कि आप एक बार वापस ग्राफ पढ़ो एंड राइट इन द पॉइंट्स की डाउट कहाँ आया, ठीक है। मैम प्लीज एक बार पीरियोडिक चैप्टर का समरी करवा दीजिए। बच्चे ऐसे नहीं होगा बेटा, समरी इज रिक्वायर्ड फॉर दोज जो बच्चे हैं। आप बच्चे नहीं हो बच्चों, बच्चे हो मतलब मेरा मतलब ये था कि आपने पूरा पढ़ लिया है। व्हाट आई वांट राइट नाउ कि अब आप प्रिपेयर करो उसका वन शॉट, राइट? तो ऐसे मत करो बच्चों, ठीक है। मैम साउंड इशू, मैम प्लीज एक हाउ विल गेट यू नो द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव बाय नोइंग देयर फॉर्मूला? हाँ जी, अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो एडिटिव ओवरलैपिंग से है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो सब्ट्रैक्टिव से है। DPP 6 का क्वेश्चन नंबर 7 MOT वाला समझा दिए, DPP में बाद में पहुंचेंगे बेटा, उसके लिए मैंने लास्ट क्लास आपको बोला हुआ है कि जो भी डाउट है। सिर्फ डॉली मैम से नालायक बच्चों सुन के अच्छा लगता है, अदरवाइज आई फील्स लाइक अ टॉन्ट फ्रॉम अदर्स। फाइन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अच्छे समझ आ रहा है, राइट, वेरी गुड मैम, आप बेस्ट हो। लेकिन मुझे लास्ट 2 क्लास से समझ नहीं आ रहा। साइबा कौसर जी, दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू, एक बार वापस वो लेक्चर देख लो, समझ आ जाएगा। मैम BO बॉन्ड ऑर्डर था 3 से ज्यादा नहीं होता, तो फिर CO प्लस 3.5, बट बस हजम नहीं हुई, बाकी एक्सपेरिमेंटल डेटा है, मानना तो पड़ेगा। हाँ जी बेटा, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में हम हमेशा रीजन जस्टिफाई करते हैं, क्लियर? तो बच्चे उसका एक्सेप्शन आप याद रखो, द ओनली मॉलिक्यूल जिसका बॉन्ड ऑर्डर 3.5 है, राइट? थैंक यू बच्चों, लॉट्स ऑफ लव के लिए। साउंड बहुत कम है, उसके लिए आई एम सॉरी। मैम प्लीज क्लियर माय डाउट, दैट इज इन बॉन्ड एंगल ऑफ BF3 एंड I3 माइनस बॉन्ड एंगल ऑफ BF3 शुड बी ग्रेटर देन अकॉर्डिंग टू परसेंटेज एज कैरेक्टर। बच्चे मैंने क्या बोला था? जिस दिन मैंने बॉन्ड एंगल वाला पॉस्टुलेट लिखवाया था, पॉस्टुलेट नंबर 2 फॉर बॉन्ड एंगल, क्या बोला था? दिस इज, कॉपी खोलो अभी, कॉपी खोलो बेटा, क्या नाम है आपका? काजल, अभी कॉपी खोलो। मैंने लिखवाया था दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर SP, SP2 एंड SP3। व्हाई आर यू कंपेयरिंग दिस विद SP3D? बोला था ना, SP3D और SP3D2 वालों का तो बॉन्ड एंगल हमेशा सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उनमें एक ना एक 180 डिग्री होता ही होता है, राइट?
तो I3 माइनस का इसीलिए BF3 से ज्यादा है। वाई आर यू कंपेयरिंग द परसेंट एज कैरेक्टर? परसेंट एज कैरेक्टर सिर्फ 3 में कंपेयर किया जाता है, SP, SP2 एंड SP3। आई थिंक योर डाउट इज क्लियर। एक क्वेश्चन है, आप इतनी हम्बल कैसे हो? थैंक यू नोबिता पांडे, गजब है। बस इंस्टा वालों का डाउट मैं समझ नहीं आया। मैम डीपीपी के कुछ क्वेश्चंस के आंसर मेरे गलत आ रहे हैं, तो मैंने फिर से ट्राई किया, बट मेरा सेम आंसर आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है गलत क्यों, या डीपीपी आंसर। आप वो क्वेश्चन लिखो जो आपका आ रहा है, वो भी लिखो, जो डीपीपी में दिया है वो भी लिखो, मैं चेकआउट कर लूंगी। मैम इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड इफ चार्ज इज प्रेजेंट ऑन मॉलिक्यूल टू विच एटम वी विल गेट द चार्ज, प्लीज मैम टेल। सो अजय अरोरा जी, दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू, वापस देखो वो सेकंड क्लास। दैट मीन्स आपने मेरा सेकंड क्लास नहीं देखा। जिस दिन मैंने स्ट्रक्चर बनाना सिखाया था, मैंने फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना सिखाया था, मैंने मेंशन किया था कि ये आगे काम आएगा, हमें पता चलेगा कि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कौन से एटम पे है। तो मैंने कंक्लूजन सीधा सीधा बता दिया था, क्योंकि जितनी भी सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन थी सेंट्रल एटम के साथ, उन्हीं पे -1 चार्ज आ रहा था। दैट मीन्स आप किसी भी, अगर नाइट्रेट है तो एक ऑक्सीजन को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दो, कार्बोनेट है तो 2 ऑक्सीजन को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दो। क्यों? क्योंकि वो जो चार्ज है वो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन पे है। क्लियर? Why decreasing the bond order on removing the electron from BMO? अरे नालायक, नालायक, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है? बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है बेटा NB माइनस Na/2। एक बात बता, थोड़ी सी मैथ्स लगा ले यार, क्या कर रहा है? इसमें से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगी, तो क्या होगा? अगर पॉजिटिव चीज में से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यानी कि ओवरऑल मुझे वो याद आ गया, आजकल फेमस हो रहा है ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला। ठीक है, कोई नहीं, अपन यहाँ ध्यान देते हैं। NB माइनस Na, राइट। अब इस केस में से पॉजिटिव वाली वैल्यू में से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ओवरऑल वैल्यू तो डिक्रीज हो जाएगी ना। वहीं पे जो ऑलरेडी चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है, अगर वो कम हो जाएगा तो उसका तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से निकालोगे तो ऑब्वियसली बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है। पुनीत टेलर जी का डाउट है, मैम BE2 में आपने बताया कि 1 पाई बॉन्ड। अरे बेटा BE2 में कहाँ बताया, B2 में बताया। ऐसे ना करो बच्चे, मेरे लिखाई हुई चीज को, मतलब मैं हैंड रिटन नोट्स दे रही हूँ, तब तुम इतना गलत लिखोगे तो कैसे काम चलेगा? नाउ हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? अगर आप लोग ऐसे करोगे, यू नो दीज थिंग्स, आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, पूरा मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग क्या कर रहे हो? नोट डाउन भी गलत कर रहे हो। B2 का B2 बना दिया, B2 एग्जिस्ट भी नहीं करता नालायक। ऐसे ना करो पुनीत, वापस देखो नोट्स। नेक्स्ट, एंड प्लीज O2 माइनस ऑल्सो। O2 माइनस एक्सप्लेन कर दिया बेटा शिखा मैम, एवरीथिंग क्लियर, बट प्लीज एक्सप्लेन N2 माइनस एंड O2 माइनस, प्लीज 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 मैम। बेटा O2 माइनस तो कर ही दिया, N2 माइनस में भी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 15 हो गए। तो डायग्राम कौन सा यूज होगा? टोटल इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 वाला। ठीक है मैम, एवरीथिंग इज क्रिस्टल। HgCl2 की हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए, एक्सेप्शंस बाकी हैं बच्चों। sp हाइब्रिडाइजेशन होता है 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। वॉइस कम है मैम, वॉइस काफी कम है, सॉरी यार बच्चों। मैम लेक्चर के लास्ट में एक सॉन्ग सुना दिया करिए, ठीक है अंकुर जी? आज आपको एक सॉन्ग सुना देंगे, आज मैम का वैसे भी गला बैठा हुआ है। मैम आपने कैसे B2 में नो सिग्मा बॉन्ड बताया? वैशाली यादव, मैंने नहीं बताया, हुंस जी ने बताया, मुलिकन जी ने बताया, MOT ने बताया। ठीक है, लो साउंड है। मैम आप बहुत अच्छी हैं, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू आदिला खान। यू से पॉजिटिविटी, आई से डॉली। मैम ये कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा केवी, और थैंक यू मैम। आज डिमोटिवेट फील कर रही थी, लेकिन आपके वर्ड से फिर मोटिवेट फील किया। स्टे मोटिवेटेड, सच बोल रही हूँ बेटा, दुनिया में बहुत लोग हैं आपको लो फील कराने के लिए। मैम नाइस लेक्चर बट वॉइस लो। आई एम सॉरी बच्चों यार, वॉइस लो के इतने कमेंट्स हैं। थैंक यू मैम फॉर द अमेजिंग लेक्चर, एक दिन का बैकलॉग था वो भी कवर हो गया। ओके मैम समझ में आ रहा है, राइट नाइस। मैम NH4+ में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे हो सकता है, प्लीज एक्सप्लेन करिए। करते हैं बेटा, NH4+ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे होता है? बेटा देखो, अमोनिया जो होता है कैसा होता है? एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। क्लियर? ये जब रिएक्ट करता है H+ के साथ, इसकी हम रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ, तो ये क्या बन जाता है? NH4+। कैसे बनता है? ये नाइट्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देता है। तो जब कोई एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर किसी को देता है तो वही तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो ये नाइट्रोजन इन बाकी हाइड्रोजन के साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, लेकिन इस हाइड्रोजन के साथ उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है।
मैम एक बार CO एंड CO प्लस वाला कंसेप्ट दोबारा करा दो प्लीज। नितिन सैनी एक बार आप दोबारा वो वीडियो देख लो जिसमें मैंने वो समझाया था, और क्या समझ नहीं आया उसको डाउट में लिखो। मैम यू आर अमेजिंग, रियली पुट टू मच एफर्ट्स फॉर अस इन टीचिंग, थैंक यू सो मच। आई हैव नेवर सीन अमेजिंग ब्रिलियंट फीमेल टीचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चे इनऑर्गेनिक पढ़ा रही हूँ। थैंक्स फॉर चूजिंग टीचर एज अवर ऑक्यूपेशन। थैंक यू बेटा। मैम साउंड बहुत कम है, बढ़ा लो थोड़ी सी बच्चों। मैम स्ट्रक्चर नहीं बना पाते हैं डीपीपी में पाई और सिग्मा। बेटा वो स्ट्रक्चर का नाम लिखो जो आप नहीं बना पा रहे हो, सारी स्ट्रक्चर्स मैं एक साथ बनवा दूंगी, ठीक है, घबराओ ना बस। मैम माइक चेंज कर लीजिए। कर लिया बच्चे। आई एम सॉरी, आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी आई थिंक। ऑसम टीचिंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो आई थिंक इस वाले लेक्चर के डाउट्स मैंने ले लिए, ठीक है। थैंक यू बच्चों बेस्ट कमेंट्स करने के लिए। मैम चैप्टर फिनिश होने के बाद दो ना इनऑर्गेनिक चैप्टर के लास्ट टेस्ट लेना, ट्राई करेंगे बेटा टेस्ट लेने का। क्या है ये रोज की ड्रामा, हर एक दिन न्यू इरिटेशन। शगुफ्ता शकील जी बोल रहे हैं पूरे टूअर की क्लास में खड़खड़ वॉइस आ रही है, आज इतना लो है कि कितना प्रॉब्लम है पढ़ने में, भक। हाय ऐसे कमेंट करते हो टीचर के लिए। भाई क्या खड़खड़ वॉइस आ रही है, आप ही ने ऐसा किया है बेटा। पुअर साउंड के लिए तो मैंने सुना कि साउंड लो आ रहा है। चलो बच्चे फिर भी अगर आपने कहा है तो हम अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट से आज अच्छे से डील करेंगे, ठीक है, घबराओ ना। और साउंड के लिए तो काफी बच्चों ने कमेंट किया है। आई थिंक एमओटी के केवल सेम एटम को ही हाइब्रिडाइज करते हैं। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, जो होमो डायटोमिक होते हैं, सेम एटम्स होते हैं, डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं के लिए हम करते हैं, ठीक है। मैम हुंस रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी टेबल याद हो गया है, मजा ही आ गया, वेरी नाइस, मजा आना चाहिए बस मेरे लेक्चर में, मुझे यही चाहिए। मैम आपने पीरियोडिक प्रॉपर्टी इतना अच्छा पढ़ाया कि 2 बार और रिवाइज कर लिया, पर मैं ये सब कंफ्यूजन बढ़ रहा है उस चैप्टर में, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाय गौरव पपनोई जी वापस पढ़िए एक बार, ठीक है, और याद भी कीजिए सब कुछ मैं नहीं करूंगी बेटा, स्पून फीडिंग नहीं हो सकती है, ठीक है। साउंड के लिए आई कंसीडर रेस्ट, आई थिंक डाउट्स आर क्लियर। नहीं नहीं, एक डीजेड स्क्वायर दिखा मुझे C2 में पाई बॉन्ड, ये डाउट तो नहीं पूछो। थैंक यू मैम, आज पढ़ाया हुआ हमेशा समझ आ जाता है, नाइस। मंजिलें मिले दिल की। चलो रूपंकर भौमिक जी ने एक अच्छी सी लाइन लिखी है, आप लोगों को पढ़ के बताती हूँ। मंजिलें मिले दिल की, साथ मिले डॉली मैम की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अच्छा, इसने ये आशाएं जो सॉन्ग्स है ना, आई थिंक उस फॉर्म में लिखा है। मंजिलें मिले दिल की, साथ मिले, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, नाइस बच्चे। थैंक यू मैम, आज आपका पढ़ाया हुआ हमेशा समझ आ जाता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। C2 में 2 पाई बॉन्ड, ये डाउट ना पूछो, समझा दिया मैंने। मैम लाइव सूट करता है आपके टीचिंग स्टाइल पर, आई नो क्या कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू मैम फॉर द वंडरफुल लेक्चर एंड ऑल्सो फॉर मोटिवेशन। अब लगता है कि एमओटी के सारे क्वेश्चन हमसे हो पाएंगे, हो जाएंगे, मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है। मैम जो आपने वीबीटी में स्ट्रक्चर बनवाए हैं, क्या उन्हें याद रखना है, जो कुछ बनवाए हैं उन्हें याद रखना है बेटा, बिकॉज आपने जैसे पहले बताया था उससे शेप और ज्योमेट्री याद है, बस उतना काफी है, ओवरलैपिंग वाला कभी बनाने को नहीं आएगा। मैंने इसलिए तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने के लिए दूसरे तीसरे दिन में तो आपको आधा चैप्टर करवा दिया था। आपके पीवाईक्यू बनने लग जाएंगे, आप वो हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, शेप, ये सब देख सकते हो, आइसो स्ट्रक्चरल, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, डायपोल मोमेंट, मैंने कहा था ना, एक कंसेप्ट, कंसेप्ट एक, क्वेश्चंस अनेक, ठीक है। चलो डिमोटिवेट तो फील ही नहीं करना यार, तुम लोग अब मेरे बच्चे हो चुके हो, तो डिमोटिवेट तो होना ही नहीं है। बच्चे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं सच में, तो उनके लिए बहुत सारा प्यार, ठीक है। आई थिंक मैंने सारे डाउट्स ले लिए हैं इस वाले लेक्चर के। तो लास्ट 2 क्लासेस में मैंने आपके डाउट्स नहीं लिए थे, और मैंने कहा था कि मैं लूंगी, और मैं ले रही हूँ, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज्यादा, चलो बड़े आगे। मैम पहले क्रिस्टल क्लियर था, अब डायमंड क्लियर हो गया, थैंक यू ऋषभ। चलो ये मैंने आपका लेक्चर कंप्लीट किया लगभग, ठीक है। फिर भी बच्चों किसी का डाउट रह जाए, नाराज मत होना। 17 नवंबर वाले डाउट्स मैंने ले लिए, 18 नवंबर वाले में देख लेती हूँ, वो तो आज की क्लास है ना। थैंक यू सो मच मैम। क्वेश्चन 14 आयनिक कैरेक्टर, हाँ अभीश यादव का डाउट है। मैम क्वेश्चन नंबर 4 आयनिक कैरेक्टर का कैसे हुआ, मैम वहां तो -1 ज्यादा है -3 से, फिर भी -1 का आयनिक कैरेक्टर कैसे ज्यादा हुआ। बेटा क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था नालायक, मैंने ये पढ़ाया था अभीश यादव,
कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। जितना ज्यादा आयंस पे चार्ज होता है उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है और उतना कम आयनिक कैरेक्टर होता है। तो आयनिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयंस ना, तो ऑब्वियसली -1 वाले का ज्यादा होगा ना। क्लियर मैम? PCl5 नॉन पोलर एंड बाकी सब पोलर। अच्छा बच्चों ने क्वेश्चंस के आंसर किए हैं। मैम कैसे पता होगा कि किस पे कितना पॉजिटिव चार्ज और किस पे कितना नेगेटिव चार्ज? सारा खान बेटा ये कौन से टॉपिक का डाउट पूछ रहे हो, मेंशन तो करो। थैंक यू मैम फॉर सच अ गुड कंसेप्ट, नाइस नाइस नाइस। ठीक है चलो चलो बेटा और भी क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। क्या बोलिए कौन गा रहा है प्यारी आवाज में? मैंने बोला मैम मम्मी बोल रही है सीख ले नालायक, देख कितनी टैलेंटेड है। सुष्मिता का कमेंट है मैम अब गाना गा रही थी ना, ब्लूटूथ स्पीकर पे चल रहा था, मम्मी सुन के बोली ये कौन गा रहा है, प्यारी आवाज है। मैंने बोला माँ मैम है, मम्मी बोल रही है कि कुछ तो सीख ले नालायक। मम्मी भी नालायक बोलती तुम्हारी, नाइस, देख कितनी टैलेंटेड है। सब मम्मी को ऐसा ही लगता है। चलो बच्चों ने बाकी आंसर किया, चलो बच्चों क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैम आयनिक कैरेक्टर वाले क्वेश्चन नंबर 4 में आपने उल्टा कर दिया है शायद, या मुझे कंफ्यूजन है। मैम प्लीज एक बार ये बताइए, आपने बोला था जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी, तो कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज्यादा, तो फिर आपने उल्टे साइन क्यों लगाए हैं? मैम प्लीज बता देना। बेटा कौन सा क्वेश्चन अंकिता? लेट मी सी, अगर आप लोग बोल रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 4 तो देखना है ना। ठीक है मैं देखती हूँ क्वेश्चन नंबर 4, और तो डाउट्स अभी नहीं आए हुए हैं। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 4 तो देख देती हूँ आप लोगों के लिए। कल वाला है ना, तो कल मैंने नोट्स किन से रिसीव किए थे? निशा मैम को मैंने सेंड किए थे। हाँ जी बेटा देखो, आपके जो क्वेश्चन नंबर 4 की आप बात कर रहे हो ना फिजांस रूल में, बेटा फिजांस रूल में क्वेश्चन नंबर 4 में आयनिक कैरेक्टर पूछा है, सही तो है नालायक। देखो कल का जो डाउट पूछ रहे हैं फिजांस रूल वाला, जो भी कंफ्यूज हो रहे हैं कृपया कंफ्यूज ना हो बेटा, मैंने वहां पर आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर पूछा है, और आयनिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। आपको दे रखा था क्या दे रखा था? Li3n, Li2o एंड LiF दे रखा है। तीनों कैटायन पे प्लस चार्ज है। एनायन की बात करूं तो इसमें -3 चार्ज है, इसमें -2 और इसमें -1। जितना ज्यादा चार्ज आयंस पे होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा और उतना कम आयनिक कैरेक्टर होगा। तो आयनिक कैरेक्टर अगर ज्यादा पूछा है तो वो तो ऑब्वियसली इसका ही होगा बेटा, कहाँ कंफ्यूज हो गए? आयनिक कैरेक्टर पूछा है ना, कोवेलेंट नहीं पूछा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं आपके डाउट्स। 3 दिन के डाउट्स है बेटा, इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है। जिनको डाउट्स ना हो वो आधे घंटे बाद ही लेक्चर स्टार्ट करें। हाँ मोनिका जी ने पूछा है हाइब्रिडाइजेशन वाली क्लास के लिए कि हम अगर उसी मेथड से निकालें तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन सही होंगे। हाँ जी, कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, रेस्ट आप सबको सब कुछ क्लियर हो गया है, डाउट्स लगभग सॉल्व हो चुके हैं। फिर भी बेटा अगर किसी का कोई डाउट रह जाया करे, यू कैन सेंड, ठीक है, यू कैन सेंड मी, मैं वो डाउट्स कंसीडर कर लूंगी। और बिल्कुल ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हमारी लाइव क्लास नहीं हो रही है, हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं मैम के साथ। बेटा वी ऑल आर देयर फॉर यू ओनली। क्लियर? तो अगर हम ये बैच, अगर हम ये ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं ऑफलाइन की फील के साथ, तो बस आपको इतना करना है, हर क्लास को रिवाइज करना है। अब एक बात बताओ, हम लोग ऑफलाइन ही तो हैं, बस हम एक दूसरे के फेस नहीं देख पा रहे हैं, आप तो देख ही पा रहे हो ना। हाँ मैं बहुत खुश हो जाऊंगी जिस दिन मैं आप लोगों से मिलूंगी। क्यों बेटा? क्योंकि मैं जान पाऊंगी इन बच्चों को मैंने पढ़ाया था और ये वो बच्चे थे जो पूरी तरीके से फॉलो करते थे। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि ऑफलाइन जैसा कुछ भी है। हर एक बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा हमारे लिए। आपके हर पॉजिटिव कमेंट्स हमें रोज कितना अप्रिशिएट करते हैं, कितना मोटिवेट करते हैं, और वो बच्चों का प्यार हमारे लिए काफी होता है हमें सारी नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरा कोई डाउट सिली है, मेरा कोई डाउट छोटा है मैं ना पूछूं। आपको डाउट है आप पूछो, मैंने बोला हुआ है मैं अगली क्लास में लूंगी, मतलब अगली क्लास में वो डाउट पक्का लूंगी। ठीक है, बस होता क्या है कि आज लेक्चर रिकॉर्ड हुआ, अपलोड कल होगा, तो उसका डाउट मैं अगली क्लास में लूंगी। क्यों? क्योंकि मैं 24 घंटे में देखती हूँ ना, जो बच्चे लेक्चर का डाउट लेते हैं, वो डाउट लिखते हैं, उसको मैं लिख देती हूँ। ठीक है, और उसको हम डिस्कस कर लेते हैं।
रेस्ट आपके पॉजिटिव कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं बच्चों। तो सबका नाम मैंने नहीं लिया, बट सबको बहुत सारा थैंक यू। नेक्स्ट जो पढ़ रहे थे वो स्टार्ट करते हैं अब, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे मैम 30 मिनट तक तो आप डाउट ही ले रहे थे, बट हमारे लिए वो डाउट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे बेटा, इसीलिए हमने वो डाउट्स लिए हैं। क्योंकि अगर हमारे डाउट्स ही क्लियर नहीं होंगे तो हम तो चीजों में कंफ्यूज होते चले जाएंगे। हमें चीजों को सॉर्टेड रखना है, कहीं पे भी किसी भी तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है। चैप्टर बड़ा इजी है, इनऑर्गेनिक बड़ी इजी है, हमें उसे और इंटरेस्टिंग बनाना है। तो जो चीजें आपको अब तक नहीं आती थी उन चीजों के लिए परेशान नहीं होना है। आपको वो अब आ रही है ना, अब आपने सीख लिया, अब आपका काम शुरू हुआ है असली। कैसे? अब आपको प्रैक्टिस करनी है उन क्वेश्चंस पे, ताकि आपकी वो चीजें गलत ना हो कभी भी फिर से, ठीक है। तो ये चीजें मैंने वापस से अपनी क्यों रिपीट किया आप लोगों के लिए, क्योंकि कुछ बच्चे अभी भी चीजों को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते होंगे। आप अपने कंफ्यूजन को लिखो, आई विल कंसीडर योर ऑल डाउट्स। हर चीज का जवाब मिलेगा, बस आपका डाउट क्लियर होना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। आज की क्लास में मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस डायपोल मोमेंट के रखे हैं, बिकॉज व्हाट आई वांट, हमने टॉपिक स्टार्ट किया, सबसे पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे, हम उसको समझ के फील करेंगे, और उसके बाद उस कंसेप्ट से आने वाले कंपटीशन के हर क्वेश्चन को, हर टाइप के क्वेश्चन को जो इन फ्यूचर भी बन सकता है, हम उसे अटेम्प्ट करेंगे और उसे खत्म कर देंगे। तो हमें बीच में नहीं रहना है। बीच में नहीं रहने से क्या मतलब है, हमने क्लास पढ़ भी ली, लेकिन हमने जो हमने क्वेश्चंस कराए वो हमने प्रैक्टिस नहीं किए, हमने खुद से नहीं किए। तो अगर खुद से नहीं करोगे बेटा, तो ये जो होता है ना, कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैंने पीटीएम लिया था अभी बच्चों का, तो बच्चों ने मुझसे पूछा कि मैम पेपर से पहले स्ट्रेस हो जाता है, और एक बच्चे ने बोला कि कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर में जब बैठते हैं तो बाद में ऐसा लगता है कि यार घर पे जाके आ जाता है, पेपर के टाइम पे नहीं आता है। मैं बताऊं, इसलिए नहीं आता है बेटा क्योंकि डिफरेंस होता है रिवीजन का। घर पे जाके याद इसलिए आया क्योंकि आपको रिकॉल करने में टाइम लगा। रिकॉल करने में टाइम क्यों लगा, एक बात बताओ, कोई आपका फ्रेंड बना, ठीक है, उस फ्रेंड से आप सीधे 6-7 साल बाद मिलोगे, तो शायद आपको उसका नाम याद ना हो, उसके बारे में कोई बात याद ना आए। लेकिन अगर उस दोस्त से आप कांटेक्ट में रहोगे, बात करोगे, रिवीजन करते रहोगे, तो कैसे आपको उसका नाम याद नहीं होगा, उसके बारे में आपको चीजें याद नहीं होंगी, आप जानोगे ना। तो आप अपनी दोस्ती कर लो अपने सब्जेक्ट के साथ, वो बेस्ट रहेगा बेटा आप लोगों के लिए। आप दोस्ती करने का मतलब ये कि आप उनसे बार बार मिलो, सब्जेक्ट से रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, अप्लाई करो। थिंग्स आर वेरी इजी, कुछ भी टफ नहीं है। टफ चीजें जब तक है जब तक हमने उसे सीखा नहीं है। जिस दिन हमने उसे सीख लिया, उससे इजी कुछ नहीं है, और हम अपनी लाइफ में अपने सिकंदर है, बस हमें वही करना है। हमें अपने लिए बेस्ट करना है, और अपने लिए बेस्ट कैसे करोगे, अगर किसी चीज को शुरू किया है, अगर आपने सोचा है कि अगर आपका टारगेट नीट है, तो आपको बहुत 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 मेहनत करनी है। और अभी भी बोल रही हूं, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद दो स्टूडेंट्स जो 90-95% लाए थे। ऐसा नहीं है बेटा, नीट इज अप्रोचेबल। जो लाए थे वो तो अचीव कर ही लेंगे क्योंकि वो अभी भी मेहनत करेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैम क्या हम डॉक्टर बन सकते हैं, हमारी सेकंड डिवीजन थी, फर्स्ट डिवीजन थी, हमें फिजिक्स नहीं आती, हमें केमिस्ट्री नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं है। नीट का पेपर बेटा अप्रोचेबल है। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की, आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप में से कोई भी डॉक्टर बन सकता है। डिसाइड आपको करना है कि आपको 1 साल में बनना है, 2 साल में बनना है, 3 साल में बनना है, या आपको गिव अप करना है। अगर आपने गिव अप कर दिया, आपने खुद चांस मिस कर दिया, तो वो ना करना बेटा कभी भी। मेहनत करो, चीजों में टाइम लगेगा। एक कोई भी टॉपिक होता है बेटा, अगर आपने उसको पढ़ा, जो स्टूडेंट मेरे भी पुराने में, उनसे भी यही बोल रही हूँ, क्योंकि होती होगी बेटा प्रॉब्लम, आपको आधी से ज्यादा चीजें आती होंगी, क्योंकि पढ़ाया तो मैंने तब भी वही था, पढ़ा मैं अब भी वही रही हूँ। फिर डिफरेंस किस चीज का आया, डिफरेंस इस चीज का आया, किसी टॉपिक में आपने पूरी शिद्दत से प्रैक्टिस की थी, और किसी टॉपिक में आप कैजुअल हुए थे। जिस दिन आप कैजुअल हुए थे, उस दिन आपने अपने मार्क्स कम कर लिए थे। तो आप हर दिन अपना एक स्ट्रगल की तरह जीना है, हर दिन इतनी मेहनत करनी है कि आपको ऐसा फीलिंग होना चाहिए कि मेरा कल भी नीट का पेपर हो, 2 महीने भी बाद नीट का पेपर हो, तो आई एम प्रिपेयर्ड। आई एम प्रिपेयर्ड कि जितना मैंने पढ़ा है उसमें से कोई मुझसे कुछ भी पूछ ले। और ये कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब एक भी लेक्चर स्किप नहीं करोगे, कुछ भी बैकलॉग में नहीं रखोगे, साथ साथ सारी चीजें कंप्लीट करते चलो, बस और कुछ नहीं चाहिए।
नो वन कैन स्टॉप यू, यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ, बट अपना प्रेजेंट सुधारो सबसे पहले, ठीक है। बैकलॉग के लिए रोना बंद करो, रोने से क्या होगा, करना तो तुमने ही है, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मोटिवेटेड रहो। आप सभी बच्चे जितने भी इस बैच में हैं वो बहुत मेहनती बच्चे हो, दिख रहा है मुझे। बच्चे होमवर्क जब सेंड करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे फॉलो कर रहे हैं वो चीजें जो मैं उन्हें गाइड कर रही हूँ। तो आप लोग फॉलो करोगे बेटा, आप अगर, मैं आप लोगों के साथ 110% रहूंगी फॉर एवर, क्योंकि आई एम स्टिल कनेक्टेड विद माई ऑनेस्ट स्टूडेंट्स, जेन्यून स्टूडेंट्स। अभी भी मैं कनेक्टेड हूँ उन लोगों के साथ, चाहे वो डॉक्टर बन गए या नहीं बने, दैट डजंट मैटर टू मी। वो मेहनत कर रहे हैं, आई एम विद देम, क्लियर। वन ऑफ माई स्टूडेंट दक्षुल शर्मा, मनस्वी शर्मा, काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, आई एम स्टिल कनेक्टेड विद देम एंड आई एम डैम श्योर कि उनके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं। जो बाउंड्री पे रह गए वो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, उन सभी बच्चों को जो बाउंड्री पे रह गए हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हमें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी है, सोचो कि शायद रैंक ले आओ अगले साल, ठीक है। तो इस मोटिवेशन के साथ चलो बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज डॉली मैम आपके कुछ बातों को लेकर थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल हो गए, बट स्टिल स्टे मोटिवेटेड बेटा ऑलवेज। ये ध्यान रखना कि टफ कुछ भी नहीं है, टफ ये हमारे माइंड का मिथ है कि वो टफ है। टफ कोई भी चीज तब तक है जब तक हमने उसे किया नहीं है, हमने एक बार कर लिया, सीख लिया, तो हम उसमें टैलेंटेड हो गए, बस, ठीक है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, जल्दी से मैं कहानी अब तक बता देती हूँ, क्विक रिकैप कर देती हूँ, क्लियर। कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उन क्वेश्चंस में मैंने डायपोल मोमेंट कल हमने पढ़ा था, राइट, हाँ डायपोल मोमेंट पढ़ा था सिर्फ। डायपोल मोमेंट में मैंने आपको बताया कि डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू इज इक्वल्स टू ई इंटू डी से, क्लियर। ये मैंने आप लोगों को बताया था। अब उस केस को मैं कंटिन्यू करती हूँ बेटा। डायपोल मोमेंट के बारे में ई क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। ई किसे रिप्रेजेंट करता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। मैं एक बार माइक चेक कर लूं, मुझे टेंशन हो जाती है, पता चले मैं पूरी क्लास रिकॉर्ड कर दूं और आवाज ही ना हो, तो हमें तो पूरा लेक्चर फिर से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। यस बेटा ठीक है, फ्रिक्वेंसी वाला बटन भी ना दबा हो, नहीं तो फिर से आज सेट करवाया बिल्कुल वॉइस, ठीक है, आज धीरे नहीं आएगी आवाज। हाँ मैं क्या बोल रही थी बेटा, डायपोल मोमेंट के बारे में बात कर रही थी। एक बार ये माइक सेट हो जाए, 1 मिनट बचो है ना। माइक सेट कर रही हूँ, कुछ नहीं। यस बेटा हो गया माइक सेट, ठीक है स्टार्ट कर देते हैं बेटा। तो डायपोल मोमेंट के बारे में मैंने आपको जो की पॉइंट्स थे वो मैं जल्दी से रिपीट कर देती हूँ। की पॉइंट्स कुछ इस प्रकार से हैं, की पॉइंट्स कुछ इस प्रकार से हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है अगर वो रेगुलर ज्योमेट्री देता है, उसमें कोई लोन पेयर नहीं है, उसमें सारे बॉन्ड पेयर हैं, वो मॉलिक्यूल कैसा होता है, वो मॉलिक्यूल हमेशा उस मॉलिक्यूल का ओवरऑल डायपोल मोमेंट कैसा होता है, 0 होता है, और वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। नेक्स्ट, वो मॉलिक्यूल जिसमें लोन पेयर होते हैं कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट उनमें प्रेजेंट होता ही होता है। क्लियर बच्चों, एक हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था, कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिस किए थे। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, राइट। डायपोल मोमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। तो कल हमने सिर्फ एक ही टाइप के क्वेश्चन किए थे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, कि अगर एक बॉन्ड का हमें डायपोल मोमेंट दे रखा है तो हम ओवरऑल कैसे निकाल सकते हैं। तो वहां पर मैंने जो आपको डायपोल मोमेंट के डेरिवेशंस करवाए थे, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 में क्या बताया था बेटा कि व्हेन टू डायपोल मोमेंट ऑफ सेम मॉलिक्यूल, जब आपके सराउंडिंग एटम सेम हो, तो उस केस में जो डायपोल मोमेंट होता है, नेट डायपोल मोमेंट होता है, रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होता है, वो इंडिविजुअल के डायपोल मोमेंट के बराबर होता है, राइट। अगर दो डायपोल मोमेंट का जिनका सेम मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड सेम कब होगा बेटा, जब दोनों सराउंडिंग एटम सेम होंगे। अगर उनका सेम मैग्नीट्यूड है तो उस केस में जो नेट डायपोल मोमेंट होता है 180 डिग्री एंगल पे वो 0 होता है, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं। और अगर दो डायपोल मोमेंट आपस में 0 डिग्री एंगल पर हैं तो उसका जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होता है वो ट्वाइस होता है इंडिविजुअल डायपोल मोमेंट के, राइट बेटा। अब हम बात करते हैं इन मॉलिक्यूल्स की। इन मॉलिक्यूल्स को अगर हम देखें तो XeO2F4, XeO2F4 में जो सेंट्रल एटम है वो है जिनॉन। जिनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा, ये मैं क्या कर रही हूं, अगेन डायपोल मोमेंट में भी हम हाइब्रिडाइजेशन लेकर आ गए। कैसे लेकर आ गए,
सिंपल 2 लाइन में कल खत्म कर दिया था मैंने, पोलर नॉन पोलर कैसे देखना है। तो यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया बेटा, सेंट्रल एटम जिनॉन, यूनिवेलेंट स्पीसीज 4 है, तो 8 + 4 किया तो आया 12, 12/2 किया तो आया 6, दैट मीन्स sp3d2। और सराउंडिंग एटम अगर 6 है तो 6 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। और इस केस में जो इसकी शेप थी वो हमारे पास कैसी थी, वो हमारे पास थी स्क्वायर बाय पिरामिडल। क्लियर, कैसी थी बेटा, स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो सिंपल रेगुलर ज्योमेट्री आई। अब इस केस में क्या हमने देखा, हमने ये देखा कि यहां पर भी 6 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर थे। अब इस केस में इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, जो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं उनके डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। और मैग्नीट्यूड सेम कब होगा बेटा, जब सराउंडिंग एटम हमारा सेम होगा। तो इस केस में यहाँ पर बेटा XeO2F4 में क्या देख पा रहे हो बेटा, XeO2F4 में फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, चारों फ्लोरीन स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में थे और ऊपर ऑक्सीजन नीचे ऑक्सीजन। ऊपर वाले ऑक्सीजन ने नीचे वाले ऑक्सीजन को कैंसिल आउट किया, इस वाले फ्लोरीन ने इस वाले फ्लोरीन को कैंसिल आउट किया और इस वाले फ्लोरीन ने इस वाले फ्लोरीन को कैंसिल आउट किया। तो ओवरऑल हमारे पास इसका डायपोल मोमेंट भी क्या आ गया बेटा, 0। और डायपोल मोमेंट जैसे ही 0 आया, ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया बेटा, ये मॉलिक्यूल हो गया नॉन पोलर। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा PCl3F2 की। PCl3F2 की बात करूं, आप चेक कर लेना, सेंट्रल एटम फास्फोरस है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, ये यूनिवैलेंट स्पीसीज है 5। 5 + 5/2 किया, n की वैल्यू आया 5, n की वैल्यू 5 आया तो हाइब्रिडाइजेशन आया sp3d। और जैसा हम देख पा रहे हैं 5 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर। अगेन अगर 0 लोन पेयर है तो बिल्कुल वहां पर पॉसिबिलिटी है कि मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो सकता है। फिर भी मैं स्ट्रक्चर बना के प्रूफ इसलिए करना चाहूंगी बेटा, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जिन डायपोल मोमेंट के आप एक दूसरे से कैंसल आउट कर रहे हो उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। और उनका मैग्नीट्यूड सेम कब होगा बेटा, जब आपका सराउंडिंग एटम सेम होगा। तो अब इस केस में ये जो PCl3F2 है, इस फ्लोरीन की तरफ इस डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसल आउट कर दिया। ये जो हमारे पास तीनों क्लोरीन है, इस क्लोरीन के डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये, इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये और इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये। इन तीनों का आपस में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। और अगर इनका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है तो इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट यहां पर आ जाएगा। इसका जो रिजल्टेंट है वो इसके डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों 180 डिग्री एंगल पर है, तो नेट डायपोल मोमेंट कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। तो इसका भी डायपोल मोमेंट 0 हो गया। तो ये मॉलिक्यूल भी कैसा हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया नेचर में नॉन पोलर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा PCl5। PCl5 कैसा होता है बेटा, ये हो गया फास्फोरस, ये हो गया क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। हमें पता है n की वैल्यू 5 आनी है। सिंपल हाइब्रिडाइजेशन देखना आता है, रेगुलर ज्योमेट्री देखना आता है, काफी है। मेरे ख्याल से मुझे इसको तो एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहिए, मैंने इसे कल ही एक्सप्लेन किया था। इसका डायपोल मोमेंट भी 0 आएगा और ये मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल देखना PCl3, कुछ तो मिसिंग है। PCl3 था क्या ये, चलो ठीक है PCl3 होगा, ये देख लेते हैं। अब इस केस में सेंट्रल एटम नाइट फास्फोरस, फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, बाकी 3 यूनिवैलेंट स्पीसीज। 5 + 3/2 किया, आया 4। हाइब्रिडाइजेशन आया sp3, क्या आया 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। और जैसे ही लोन पेयर देखो ना, वो 2 केस छोड़कर 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, वो 2 केस छोड़कर बाकी हर केस में जब जब लोन पेयर आएगा तब तब मॉलिक्यूल पोलर हो जाएगा, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट तो प्रेजेंट होगा। तो डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0 और ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, पोलर हो गया। तो इसकी शेप कुछ इस प्रकार से थी, ये क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया, ये क्लोरीन हो गया और यहाँ पर लोन पेयर प्रेजेंट थे। अब इस केस में अगर हम डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताएं तो बिल्कुल टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, बिल्कुल टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। और यहाँ पर भी टुवर्ड्स लोन पेयर होता है, कल एक पॉइंट लिखा था ना हमने कि टुवर्ड्स लोन पेयर होता है।
फिर ऐसा क्यों हुआ मैम कि ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे? तो मैंने क्या बोला था, लोहा लोहे को काटता है। यहां पर सराउंडिंग एटम थोड़ी ना सेम है भाई। लोन पेयर का जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है जरूरी है वो क्लोरीन का हो, डायरेक्शन भी तो अलग हो सकता है, टेट्राहेड्रल है ना। अब ये कोई सेम प्लेन में थोड़ी ना प्रेजेंट है कि इनका एंगल 180 ही होगा, तो इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, ये मॉलिक्यूल पोलर है। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने क्या देखा बेटा, ये कार्बन है, ये कार्बन है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, दैट मींस वो प्लेनर है। अब डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होता है? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कार्बन और क्लोरीन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये हुआ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन, इसका ऊपर की तरफ हो गया, इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ हो गया। इसका डायपोल मोमेंट मैंने लिख दिया μ1, इसका डायपोल मोमेंट मैंने लिख दिया μ2। जैसा हम देख पा रहे हैं और जैसा मैं आपसे पूछूं कि when two dipole moment of same magnitude are present at 180 degree angle, then the net dipole moment becomes 0। और ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? नॉन पोलर, क्योंकि इसमें कोई पोलैरिटी प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे बेटा SiCl4। SiCl4 सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखा, सेंट्रल एटम सिलिकॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन बेटा? 4 हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाकी 4 क्लोरीन यूनिवैलेंट स्पेसेस हैं, तो 4 + 4/2 किया आया 4, हाइब्रिडाइजेशन आया sp3, और जैसा हमारा क्या आया, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर, ऑल द सराउंडिंग एटम्स आर आइडेंटिकल। ये आइडियल टेट्राहेड्रल है और ये भी मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, और ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? नॉन पोलर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, आपके सामने ये रहा, क्या है बेटा? अमोनिया। तो अब चलो बेटा सीधे सीधे निकालते जाते हैं, जिसमें भी लोन पेयर है वो 2 केस छोड़कर वो सारे के सारे कैसे हैं? नॉन पोलर। उनमें पोलैरिटी है पोलर, और उनका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0 है। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, इसके n की वैल्यू 4 आएगी, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होता है, तो ये मॉलिक्यूल पोलर होता है, इसका डायपोल मोमेंट जो होता है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। क्या शेप होती है अमोनिया की? ट्रायगोनल पिरामिडल होती है इस तरीके से। अब इस केस में क्या होता है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अगर मैं बनाऊं बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन है, तो सारे एक तरफ आ रहे हैं। सेम इसी तरीके से ये जो लोन पेयर है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो वैसे भी टुवर्ड्स द लोन पेयर होगा। अब इस केस में क्या हुआ बेटा, अब इस केस में नेट डायपोल मोमेंट 0 तो नहीं है। क्लियर? बात करते हैं बेटा NF3 की। NF3 का भी अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, N की वैल्यू 4 आएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर आएगा, और जैसे ही ये आया डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया और मॉलिक्यूल नेचर में नॉन पोलर हो गया। इसको प्रूव करना है तो डॉली मैम को आपको स्ट्रक्चर बना के दिखानी पड़ेगी। ये इसकी शेप हो जाएगी ट्रायगोनल पिरामिडल कुछ इस प्रकार से, और इस केस में जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन बेटा? फ्लोरीन। नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, सब उल्टे अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। एज इट इज यहाँ पे नाइट्रोजन का टुवर्ड्स द लोन पेयर। अब इस केस में क्या होता है बेटा, इसमें भी कुछ ना कुछ डायपोल मोमेंट होगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि अमोनिया और NF3 में से ओवरऑल डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, तो आप क्या देख पा रहे हो बेटा, यहाँ पे सभी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम है। तो ये सारे डायपोल मोमेंट का जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो इन इंडिविजुअली को हम सम अप करेंगे, लेकिन यहाँ पर सब अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कुछ तो कैंसल आउट होंगे, कुछ तो सब्ट्रैक्ट होंगे। दैट्स व्हाई अगर ओवरऑल पूछा जाए तो अमोनिया और NF3 में से NF3 का डायपोल मोमेंट कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखेंगे SiO3, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं हम इसका। सेंट्रल एटम सेलेनियम है, सेलेनियम अगर सेंट्रल एटम है, ये ऑक्सीजन फैमिली से बिलोंग करता है, ओल्ड स्टाइल से टीपो। सेलेनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6, नो यूनिवैलेंट स्पीसीज, डिवाइड बाय 2 किया आ गया 3, जैसे ही 3 आया हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2,
सराउंडिंग एटम 3 है, 3 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, नो लोन पेयर, ऑल द सराउंडिंग एटम्स आर आइडेंटिकल, दैट मीन्स मॉलिक्यूल कैसा हो गया, मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो गया। क्या हो गया बेटा, मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो गया और इसका डायपोल मोमेंट जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट देखेंगे XeF4। XeF4 में बेटा सेंट्रल एटम कौन है, जिनॉन है। सबसे पहले हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, तो N की वैल्यू क्या हो गई, जिनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन है, बाकी 4 यूनिवैलेंट स्पेसेस हैं, तो 8 + 4/2 किया तो यहां से हमारे पास क्या आ गया बेटा, 6 आ गया। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया बेटा, sp3d2। अब इस केस में भी हमारे पास 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है, और इसके लिए मैंने क्या लिखवाया था बेटा कि जब जब ये केस होगा तो हमारे पास शेप कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर। बच्चों पता है मेरा माइंड ना अभी उस चीज से बाहर नहीं आ पा रहा है कि हम लोग इतनी एनर्जी के साथ, मेरा हर लेक्चर जो भी लेक्चर होता है ना, हर लेक्चर में मैं सेम एनर्जी के साथ डिलीवरी करती हूँ, और हम लोग पूरा करते भी है, रिकॉर्डिंग भी करते हैं, सुनते भी हैं, माइक टेस्टिंग करते हैं, लेकिन जब आप लोग के कमेंट्स पढ़ते हैं और पता चलता है कि माइक इशू था, तो सच में बेटा आपसे ज्यादा मुझे अब हर्ट हो रहा है और मेरे दिमाग से ना वो बात नहीं निकल रही है। और अभी लेक्चर रिकॉर्ड करते टाइम मेरा माइंड ये कह रहा है कि पहले मैं जाऊं और पता करूं कि ये क्यों हुआ। सीरियसली बेटा, क्योंकि ये आपसे ज्यादा हमें अफेक्ट करता है। फुल एनर्जी के साथ आप एक लेक्चर डिलीवर कर रहे हो फुल, और आप ज्यादा कमेंट्स अगर ये पढ़ लो कि साउंड लो, माइक इशू है, माइक इशू है, तो इट रियली अफेक्ट्स। तो इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है, बट मेरा माइंड अभी ये हो रहा है कि मैं पता करूं किसका फॉल्ट है और उसको अच्छे से डांट लगाऊं। सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा है कि माइक को किसने देखा और किसने छेड़ा जिससे ये माइक के प्रॉब्लम्स हुए, और मेरा मन अभी मान नहीं रहा है, मेरा मन जा रहा है कि मैं पहले जाके उसको डांट लगाऊं। तो कोई नहीं, क्लास कंटिन्यू करते हैं, बट अगर ऐसे इश्यूज आते हैं बेटा, सच में ऐसा लगता है ना कि हम इतना मेहनत करके वो लेक्चर आप लोग के लिए करते हैं और वो लेक्चर में वॉइस इशू आ गया, तो आई एम रियली फीलिंग वेरी बैड फॉर दिस, राइट। ये एग्जाम्पल मुझे आपको एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने आप लिया है यहाँ पर। 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर वाले में, 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर वाले में ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर हमारे पास शेप जो है वो स्क्वायर प्लेनर तो है, लेकिन इस केस में यहाँ पर ये पोलर क्यों है। चलो बच्चों मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ इसकी। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी बेटा, ये हो गया जिनॉन, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर होगी बेटा, ये हो गए 4 बॉन्ड पेयर और ये हो गए 2 लोन पेयर। अब इस केस में 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर प्रेजेंट है। अब इस केस में मैंने क्या कहा था, लोहा लोहे को काटता है, राइट। तो अब इस केस में भी क्या होगा बेटा, जिनॉन से फ्लोरीन की तरफ ये डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, यहाँ पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ। ये तो आपस में 180 डिग्री पे है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ पर ये फ्लोरीन का डायपोल मोमेंट इस तरफ, ये जिनॉन फ्लोरीन का डायपोल मोमेंट इस तरफ, ये दोनों आपस में 180 डिग्री है, इनका भी डायपोल मोमेंट नेट 0 हो गया। बात करते हैं अब इन दो लोन पेयर की। तो इस केस में इस लोन पेयर के डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ और इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ। मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि दोनों ही लोन पेयर हैं। अगर एक फ्लोरीन होता उसके सामने लोन पेयर होता तो दोनों डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता और रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता। लेकिन ये लोन पेयर जितना रिपल्सन इधर क्रिएट करेगा, ये लोन पेयर उतना रिपल्सन इधर भी क्रिएट करेगा। तो रिपल्सन अगर दोनों तरफ बराबर है, लोन पेयर अगर दोनों तरफ बराबर है, तो यहाँ पे नेट डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा बेटा, XeF4 में नेट डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा। और मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा बेटा, जल्दी बता दो, नॉन पोलर हो जाएगा। तो जो मैंने एक्सेप्शनल 2 केसेस साथ में ले लिए थे बेटा, वही एग्जांपल मैंने आपको समझाया है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा XeF2 की। XeF2 में सेंट्रल एटम जिनॉन है। सेंट्रल एटम जिनॉन है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। अब इस केस में दोनों बाकी सराउंडिंग एटम है, दोनों सराउंडिंग एटम यूनिवैलेंट है। 8 + 2 किया 10 आया, 10/2 किया 5 आया। हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है ना बेटा, मैं वही बोल रही हूँ अब जल्दी जल्दी, क्योंकि हमने इतने एग्जाम्पल प्रैक्टिस किए कि अब आपकी टिप्स पे हो गया होगा, राइट।
8 प्लस 2/10 2 किया, 8 प्लस 2/10, 8 प्लस 2 10 आया, 10/2 किया 5 आया, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d। और जैसा हम देख पा रहे हैं कितने सराउंडिंग एटम है बेटा, 2 सराउंडिंग एटम है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखेंगे 2 बॉन्ड पेयर और बाकी बचे हुए 3 लोन पेयर हो गए। तो इसकी शेप कौन सी होती है बेटा, हमने पढ़ा था लीनियर शेप होती है, याद है या भूल गए नालायकों? क्या हो जाएगा बेटा, ये हो गया जिनोन। तीनों हमारे पास जो लोन पेयर हैं वो कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे बेटा, वो ऑक्यूपाई करेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन, ऐसा हमने पढ़ा था। क्यों पढ़ा था बेटा, बिकॉज इक्वेटोरियल पोजीशन मोर स्पेशियस होती है, स्पेस ज्यादा होता है और लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा करते हैं। तो जो लोग झगड़ा ज्यादा करते हैं उनको उस एरिया में छोड़ दिया जहां स्पेस ज्यादा है, नहीं तो आपस में लड़ने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था। अब इस केस में बेटा डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा, यहां पर टुवर्ड्स फ्लोरीन होगा, यहां पर टुवर्ड्स फ्लोरीन होगा। तो इस केस में नेट डायपोल मोमेंट तो 0 होना ही था, क्योंकि रिपल्सन जितना इधर हो रहा है उतना उधर हो रहा है, एनवायरमेंट दोनों तरफ सेम है। इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, और इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ। तीनों लोन पेयर हैं तो डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, और अगर डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो हम बिल्कुल यहां पर क्या लिख सकते हैं, हम यहां पर बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा कि इन दोनों डायपोल मोमेंट का रिजल्टेंट ये हो जाएगा। इन दोनों डायपोल मोमेंट का जो ये रिजल्टेंट होगा, अब इनका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। लोन पेयर के सामने लोन पेयर, दोनों एक दूसरे को काट देंगे, लोहा लोहे को काटता है। तो इस केस में भी डायपोल मोमेंट 0 आ जाएगा बच्चे, और मॉलिक्यूल हो जाएगा नॉन पोलर। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा, XeF4। XeF4 में सेंट्रल एटम जिनोन है। जिनोन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सराउंडिंग एटम जितने भी हैं वो सराउंडिंग एटम कितने हैं बेटा, ऑक्सीजन है, बट ऑक्सीजन इज बायवेलेंट। क्लियर। तो अब इस केस में डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहां से आ गया 4, हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। अब इस केस में बेटा 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, अगेन मॉलिक्यूल नॉन पोलर, डायपोल मोमेंट 0, जिसके भी रेगुलर ज्योमेट्री है डायपोल मोमेंट 0। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे बेटा। अब इस केस में बोला है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डायपोल मोमेंट। हमें इन्हें अरेंज करना है इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर डायपोल मोमेंट में। क्लियर। हमें पहले 3 स्ट्रक्चर दी थी। अब एक बात बताओ, क्या करोगे बेटा, सबसे पहले तो आप यहां पर डायपोल मोमेंट का क्या करोगे बेटा, डायरेक्शन बनाओगे। तो हम डायरेक्शन बनाते हैं बेटा, ये कार्बन सारे sp2 हाइब्रिडाइज, ये प्लेनर हो गया। इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन और क्लोरीन में से क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, 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 इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ। अब कैसे कंपेयर करोगे, थीटा क्या एंगल है बेटा इन दोनों डायपोल मोमेंट का, रिजल्टेंट बॉन्ड एंगल कितना है। तो आप खुद बताओ बेटा, अगर एक डायपोल मोमेंट इस तरफ है, एक डायपोल मोमेंट इस तरफ है, तो दोनों के बीच का थीटा कितना होगा बेटा, ये थीटा हमें दिखाई दे रहा है 30 डिग्री। यहां पे देखो बेटा, इन दोनों डायपोल मोमेंट का जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा बेटा, ये थीटा 120 डिग्री। कैसे बेटा, इस डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, इस डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, ये थीटा कितना हो गया बेटा 120 डिग्री। और अगर थीटा 120 डिग्री है तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इंडिविजुअल के बराबर हो गया। यहां पर अगर एक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, एक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, मैग्नीट्यूड सबका सेम है बेटा, मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता तो कंपेयर करना थोड़ा टफ हो जाता। अब इन तीनों में जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा उतना कम डायपोल मोमेंट होगा। तो सबसे कम जिसका बॉन्ड एंगल है उसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा। तो क्लियर लिख देती हूँ बेटा, यहाँ पे फर्स्ट का ज्यादा है सेकंड से और सेकंड का ज्यादा है थर्ड से। क्या सबको क्लियर हो गया बेटा मैंने ये कैसे किया है? आई एम एक्सपेक्टिंग क्लियर हो गया होगा बेटा। क्लियर नहीं हुआ हो तो नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, मैंने सेम एग्जांपल रखा है क्योंकि मैं क्लास में इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगी कि डीपीपी में किसी तरह का कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, यहाँ पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ। तो यहाँ पर इसका बॉन्ड एंगल आपको कितना नजर आ रहा है बेटा, यहां से यहां देखना बेटा,
मुझे तो ये कितना लग रहा है, ये हमको यार ये थीटा 120, हाँ ठीक है ना। यहाँ पर भी थीटा कितना है बेटा, अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री। यहाँ पर बेटा थीटा तो समझ आ रहे हो ना कैसे मैं 120 लिख रही हूँ। इस तरीके से अगर है तो ट्राइगोनल प्लेनर है 120 डिग्री, इस तरीके से है 180 डिग्री। एक पूरा रोटेशन कितने का होता है, 360 डिग्री का। अगर ऐसा होता तो 90 डिग्री, ऐसा है तो 120 डिग्री। ठीक है, इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, और इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ। क्लियर। अब इस केस में इन दोनों का रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा बेटा, तीनों आपस में 120 डिग्री पर है। इन दोनों का रिजल्टेंट हमने ले लिया ये इसके सामने, और ये जो हमने रिजल्टेंट लिया उसका इसके साथ कितना है 180 डिग्री। तो इसका डायपोल मोमेंट कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। और जैसे ही इसका डायपोल मोमेंट 0 आया, यानी कि इन चारों में से सबसे कम डायपोल मोमेंट इसी का होगा, सबसे कम डायपोल मोमेंट इसी का होगा, तो इसको मैंने 4th पोजीशन दे दी। चारों में से इसको 4th पोजीशन मिलेगी क्योंकि इसका सबसे कम डायपोल मोमेंट है। इसका देख लेते हैं बेटा, सबसे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कैंसिल हो रहा है। तो 180 वाला कोई था ही नहीं, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, क्लियर, इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ। क्लियर। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री। अगर इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है तो इसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आ गया, और क्लोरीन का तो डायपोल मोमेंट था इस डायरेक्शन में। अब इस केस में इन दोनों का तो हमने रिजल्टेंट ले लिया, तो इन दोनों को तो अब हम भूल जाते हैं। बचा हमारे पास क्या, बचा हमारे पास ये वाले दो डायपोल मोमेंट। दोनों का बॉन्ड एंगल कितना है बेटा दोनों का बॉन्ड एंगल 0 डिग्री है, और जिसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, इससे कम तो क्या ही होगा, उसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, इसको 1 पोजीशन मिलेगी। क्लियर। यहां पर देख लेते हैं बेटा, इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ। दोनों के डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हाँ, ये कितना एंगल होगा बेटा 30 डिग्री। क्लियर। तो इसका थीटा कितना हो गया 30 डिग्री। तो 1 और 4 पोजीशन तो हम दे चुके हैं। सेकेंड और थर्ड पोजीशन किसे मिलेगी, यहां पर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, यहां पर बॉन्ड एंगल 30 डिग्री। जिसका बॉन्ड एंगल कम होता है उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, इसको मिलेगी सेकेंड पोजीशन, और इसको मिलेगी थर्ड पोजीशन। देख लो बेटा एक बार जल्दी से, क्लियर हो गया क्या ये पॉइंट, कैसे हमने डायपोल मोमेंट को कंपेयर किया है, जल्दी से देख लो बेटा, जल्दी से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, और कैसे रिलेट करेंगे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। सबसे पहले हमें क्या दे दिए, मॉलिक्यूल्स दे दिए। हम कैसे कंपेयर करें कि किसका क्या डायपोल मोमेंट होगा, हम बॉन्ड एंगल से कंपेयर कर सकते हैं। तो क्यों ना हम पहले सबके बॉन्ड एंगल निकाल लें। अब बॉन्ड एंगल के लिए हमारे पास एक ट्रिक थी, अगर आपको याद हो, पोस्टुलेट नंबर 2 ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी। कैसे बॉन्ड एंगल हम कंपेयर करते हैं, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। जिसका परसेंटेज जितना ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा। अगर परसेंटेज सेम होता है लेकिन ये कंसेप्ट एप्लीकेबल है सिर्फ sp, sp2 एंड sp3 के लिए, राइट, sp3d के लिए नहीं है, मेंशन किया था मैंने। तो अब इस केस में परसेंट एस कैरेक्टर अगर सेम है तब हम देखते हैं लोन पेयर। लोन पेयर जिसके ज्यादा बॉन्ड एंगल जिसका कम, बॉन्ड एंगल जिसका कम, डायपोल मोमेंट उसका ज्यादा। ये कंसेप्ट यूज कर लेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले। इसलिए मैंने कहा था बेटा हाइब्रिडाइजेशन की जो ट्रिक सिखाई है ना, जो बच्चे 100% सारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, जिस दिन चैप्टर खत्म होगा, जिस दिन PYQ आपके सामने होंगे, आई एम सेइंग फुल में से फुल मार्क्स आएंगे आपके, और नीट में भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे आप इनऑर्गेनिक का। ठीक है, देख लो बेटा, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। सेंट्रल एटम बोरोन, बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 3, बाकी तीनों फ्लोरीन भी यूनिवैलेंट है, उनके भी +3 कर लेंगे, तो 3 + 3/2 किया तो आया 3। हाइब्रिडाइजेशन आया sp2, 3 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। क्लियर। यहां पर चेक कर लेना, n की वैल्यू 4 आई है, मुझे तो रट चुका है, आपको भी आता ही है। sp3 एंड हियर 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। इधर भी n की वैल्यू 4 आनी है, हाइब्रिडाइजेशन sp3, जैसा देख पा रहे हो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। n की वैल्यू 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। अब इस केस में हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो जिसका
परसेंट एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसका बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा होगा, और बॉन्ड एंगल जितना ज्यादा होगा डायपोल मोमेंट उतना कम होगा। तो सबसे कम डायपोल मोमेंट इसमें से किसका होगा? जल्दी से देख लो बेटा, ये तीनों sp3 वाले, लेकिन ये sp2। परसेंट एस कैरेक्टर इसका ज्यादा है, परसेंट एस जिसका ज्यादा है उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है, जिसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है उसका डायपोल मोमेंट कम है। दैट मींस BF3 को सबसे कम पोजीशन मिलेगी। क्लियर? सबसे कम पोजीशन मिलेगी। बात करते हैं इन तीनों की। इन तीनों में बॉन्ड पेयर लोन पेयर वाला कंसेप्ट देखते हुए सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका होगा? जिसमें जितने ज्यादा लोन पेयर है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, इफ परसेंट एस कैरेक्टर इज सेम, अगर परसेंट एस कैरेक्टर सेम है तब हम क्या देखते हैं बेटा, बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा? लोन पेयर जितने ज्यादा, क्योंकि लोन पेयर करते हैं रिपल्सन, बॉन्ड एंगल उतना कम। तो इस केस में देखो बेटा, यहाँ पे इसमें दो लोन पेयर हैं, तो बॉन्ड एंगल सबसे कम इन तीनों में इसका होगा। इसका सबसे कम बॉन्ड एंगल है तो इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा, तो H2O आ गया बेटा सबसे ज्यादा। अब बात करते हैं NF3 एंड अमोनिया। रिसेंटली मैंने आपको साइड में समझाया था। क्या समझाया था बेटा? दोनों की शेप एकदम सेम है। अगर मैं बात करूं अमोनिया की तो ये अमोनिया का शेप है, अगर मैं बात करूं बेटा NF3 की तो ये NF3 की शेप है। इसी प्रकार से होती है बेटा। अब इस केस में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, यहाँ पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, क्योंकि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। NF3 में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ। नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ। यहाँ पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, यहाँ पे डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ। अगर मैं सबके डायपोल मोमेंट का नाम दे दूं और अगर मैं रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट निकालूं बेटा, तो यहाँ पर सब कुछ सेम डायरेक्शन में, तो ये सारे एडिटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, ऐड हो जाएंगे। तो कुछ ना कुछ रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट तो दोनों का ही आएगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट तो दोनों का ही नॉट इक्वल्स टू 0 है। कुछ ना कुछ तो आएगा, लेकिन किसका ज्यादा होगा? जहां पे सारे एडिटिव हो रहे हैं रेदर देन जहां पर सारे कैंसिल आउट हो रहे हैं। तो बिल्कुल बेटा NF3 एंड अमोनिया में से अमोनिया का ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पर आ जाएगा दैट NH3 डायपोल मोमेंट एंड देन NF3। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट एग्जांपल समझना बेटा, यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रही हूँ। नेक्स्ट देखो बेटा, CH3Cl, CH2Cl2, CCl4, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? नंबर ऑफ क्लोरीन बढ़ते चले जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बढ़ते चले जा रहे हैं, चार्ज सेपरेशन तो डिक्रीज हो रहा है। चार्ज सेपरेशन डिक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई डायपोल मोमेंट भी डिक्रीज हो रहा है। और अगर आप देखना चाहो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर है, और ऑल द सराउंडिंग एटम्स सेम है, तो सभी मैग्नीट्यूड भी सबका सेम है, तो डायपोल मोमेंट इसका तो 0 ही आना था। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट देखेंगे आपकी स्क्रीन पर, ये रहा एग्जांपल, HF, HCl, HBr, HI, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। हमें पता है म्यू का फॉर्मूला है E इंटू डी। E बोले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, D बोले तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, साइज की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज हो रही है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो डायपोल मोमेंट क्या होगा बेटा? डायपोल मोमेंट भी डिक्रीज होगा, और डिस्टेंस वाला फैक्टर यहाँ पे डोमिनेंट नहीं होता, तो इसके डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या आता है बेटा? सबसे ज्यादा HF, देन HCl, देन HBr एंड देन HI। क्लियर बेटा? ये ऑर्डर है विदाउट एनी एक्सेप्शन, इसे आपको याद रखना है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखते हैं, ब्यूटीन में आपके पास एक दे रखी है बेटा सिस। सिस क्या होता है बेटा? जब दो, सॉरी ये ट्रांस है, जब दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड होते हैं। तो आप जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ोगे बेटा ऑर्गेनिक के अंदर, तो आप वहां देखोगे एक कार्बन पे जब दो डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर सकते हैं। अब जो दो सेम ग्रुप हैं, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो वो होता है ट्रांस, और अगर दोनों सेम ग्रुप सेम डायरेक्शन में है तो वो होता है सिस। लेकिन यहां पर बात हो रही है डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन की।
तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमने CH3 के रिस्पेक्ट में देखा। ये है कार्बन और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। ये मत पूछ लेना आप कि मैम कैसे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो जिसका परसेंट s कैरेक्टर ज्यादा होता है, मैंने ऐसा सुना था कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ और इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी इस तरफ। क्लियर? यहां पर क्या होगा, यहां पर भी सेम। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा बेटा, इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन यहाँ पे इस तरफ और इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी किस तरफ होगा बेटा, इसी तरफ होगा। तो ओवरऑल किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा आ गया बेटा, सिस फॉर्म का डायपोल मोमेंट ज्यादा आ गया। दोनों का नॉट इक्वल टू 0 लेकिन इसका ज्यादा होगा। एडिटिव, सेम डायरेक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, यहां पर भी हमको डायपोल मोमेंट कंपेयर करना है, हमें अरेंज करना है इनको इनके डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर? तो मैम अब यहाँ पे हम डायरेक्शन कैसे डिसाइड करें बेटा, ये कार्बन sp2, ये कार्बन sp3, ये कैसा है, ये वाला कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। तो अब इस केस में डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ हो गया। क्लियर? और कार्बन और क्लोरीन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, तो इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ हो गया। अगर मैं पूछूं कि रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कैसा आएगा, तो बेटा वो तो ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो एक बॉन्ड डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। बेटा एंगल देखना ये कितना होता है, क्या इसे हम 120 डिग्री नहीं कहते? क्लियर? अब देखो सेम कंसेप्ट, CH3 और CH2, मतलब sp2 एंड sp3 में से sp2 वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ। अगेन क्या देखेंगे हम, तो नेट बॉन्ड एंगल देखेंगे। तो ऊपर वाला इस तरीके से आ रहा है, ये वाला इस तरीके से आ रहा है। बेटा ये थीटा, क्या इसे 30 डिग्री नहीं कहते? बिल्कुल कहते हैं। क्लियर? तो ये गलती मत करना, हर बार उल्टे डायरेक्शन में ले जा रहे हो। कंसेप्ट याद रखना, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। राइट? यहां पर CH3 इस तरफ हो गया बॉन्ड एंगल का डायरेक्शन, यहां पर इस तरफ हो गया बॉन्ड एंगल का डायरेक्शन। अब क्या आएगा यहाँ पे, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया बेटा, देखना जरा, क्या इस थीटा को 0 डिग्री नहीं कहते? तो when two dipole moment of same magnitude works at 0 degree angle, then individual dipole moment is equals to the twice of individual dipole moment. रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट उसके बराबर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो हम बॉन्ड एंगल से कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं दैट म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थीटा। तो जल्दी से बता दो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट इसका, उसके बाद इसका और उसके बाद इसका। क्लियर हो गया? एकदम एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए क्लास में ही एकदम। आज मुझे नहीं लगता कि हम रेजोनेंस शुरू कर पाएंगे, बट कोई बात नहीं, जितना पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। आज की क्लास का टॉपिक मैं डलवा दूंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन डायपोल मोमेंट, बस क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं बेटा इसकी। अब बेटा ये जो ग्रुप है OH ग्रुप, OH ग्रुप आप पढ़ोगे बेटा ऑर्गेनिक के अंदर। क्या पढ़ोगे बेटा, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई ऐसा ग्रुप ऑफ एटम रखा हुआ है जिसके पास या तो लोन पेयर हो या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, तो वो जितने भी ग्रुप्स होते हैं ना वो +R कहलाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो ग्रुप्स बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर देकर रेजोनेंस करवाते हैं। रेजोनेंस क्या होता है, अगला टॉपिक अपना वही है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना भी सीखेंगे। मैं पॉइंट रिपीट करती हूँ, जितने भी ग्रुप ऑफ एटम्स अपने पास लोन पेयर रखते हैं, लाइक OH हो गया, SH हो गया, क्लियर, Cl हो गया, लाइक Cn- हो गया, तो वो सारे ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है आइदर इन फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज आइदर इन फॉर्म ऑफ लोन पेयर, तो उस केस में वो उस बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन पेयर देकर रेजोनेंस करवाते हैं। और जो जितने भी ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन पेयर देकर रेजोनेंस करवाते हैं उन्हें हम कहते हैं +R ग्रुप। और +R जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस केस में अगर ये +R शो कर रहा है तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा। क्लियर? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सेम इसी तरीके से ये NO2 ग्रुप जो है ना,
ये माइनस आई इफेक्ट शो करता है। बट डोमिनेंट क्या मानते हैं हम? रेजोनेंस। तो रेजोनेंस इज डोमिनेंट ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सीखोगे आप ऑर्गेनिक में। तो बेटा वो सारे ग्रुप ऑफ एटम, मेरी बात को गौर से सुनना बेटा, इस बात में बहुत बारीकी है और ये चीज वो है जो ऑर्गेनिक में बड़ा रुलाती है, लेकिन आपको सब आ जाएगा अच्छे से। वो ग्रुप ऑफ एटम जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड हो, मैं पॉइंट रिपीट कर रही हूँ, वो सारे ग्रुप ऑफ एटम जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ पाई बॉन्ड हो, वो सारे के सारे ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं और वो सारे के सारे माइनस आर शो करते हैं। और अगर वो माइनस आर शो करता है तो इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा? जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से बताओ बेटा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा? अब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस कार्बन से भी, तो वैसे भी देख लेते, कार्बन और नाइट्रोजन में से नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ हो गया। क्लियर? डायरेक्शन समझ आया नहीं आया? तो बेटा इसके डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ है, ये डायपोल मोमेंट इस तरीके से है। बेटा नेट बॉन्ड एंगल कितना है? देखने में ऐसा लग रहा है 30 डिग्री, वो ना बना दो इसलिए ये अलग से बनवा रही हूँ, ठीक है। ये थीटा कितना हो गया बेटा? 120 डिग्री प्रतीत हो रहा है मैम। क्लियर? सेम एज इट इज बेटा यहाँ पे देख लो, OH प्लस आर ग्रुप है, अगर ये प्लस आर ग्रुप है तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, ये माइनस आर ग्रुप है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ। तो नेट कितना एंगल आ रहा है वो इस तरीके से आएगा, इसको सीधा बना लो, और ये यूं है ना, इसको यूं बना लो। बेटा डायपोल मोमेंट का एंगल इधर ही तो देखोगे, ऊपर वाला तो नहीं देखोगे ना। तो यहाँ से बॉन्ड एंगल 30 डिग्री प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, और वहीं पे अगर डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन गलत बना दिया तो आपका बॉन्ड डायपोल मोमेंट वाला क्वेश्चन तो गलत होना ही होना है। तो यहाँ पर इसका डायरेक्शन इस तरफ, इसका अगर हम देखें तो डायरेक्शन किस तरफ है बेटा? इसका डायरेक्शन भी इस तरफ है। तो नेट बॉन्ड एंगल कितना प्रतीत हो रहा है बेटा? 0 डिग्री। और अगर 0 डिग्री बॉन्ड एंगल है तो डायपोल मोमेंट जल्दी से बता दो किसका? इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका और फिर इसका। क्लियर हो गया बेटा एकदम? जल्दी से देख लो बेटा, क्लियर हो गया एकदम? चलो बेटा आगे की तरफ बढ़ते हैं, इनको देखना समझना ध्यान से। और क्या क्या क्वेश्चन आएंगे मैम? ये जो है ना बेटा, ये एक एक्सेप्शन है और इसे आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ोगे। क्लियर? इसे आप ऑर्गेनिक में भी पढ़ोगे, तो ध्यान रखना ये एक्सेप्शन है, इसलिए मैं अलग से हाईलाइट कर दूं, क्योंकि और जगह ये चीज एप्लीकेबल नहीं है। तो हम क्या देख पा रहे हैं? हमें पता है म्यू इज इक्वल्स टू होता है E इंटू डी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा। क्लियर? ई वाला पॉइंट। डी की बात करते हैं, डी इज ऑल अबाउट डिस्टेंस, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा जितना ज्यादा एटम का साइज होगा। तो लेफ्ट टू राइट साइज भी इंक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो मैम ऑर्डर कैसे निकालें? तो समझना मेरे प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक जब हम चलते हैं तो डोमिनेंट फैक्टर यहां पे पता है कौन सा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है। तो साइज का होता है, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन में से क्लोरीन का साइज फ्लोरीन से बहुत ज्यादा होता है, और यहाँ पर डिस्टेंस वाला फैक्टर डोमिनेंट होने की वजह से यहां तक तो डायपोल मोमेंट इंक्रीज होता है। लेकिन जब यहां से यहां की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर डोमिनेंट फैक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीज होना, इसलिए डायपोल मोमेंट का डिक्रीज होना। तो मैम ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा? इंपॉर्टेंट है इसलिए बेटा लिखवा दिया स्टार मार्क करके। इन दोनों में से इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है CH3Cl, उसके बाद आ जाएगा CH3F, उसके बाद आ जाएगा CH3Br, और उसके बाद आ जाएगा CH3I। That is the final order of dipole moment of these alkyl halides. क्लियर हो गया बेटा? इन मॉलिक्यूल में हमें देखना था पोलर एंड नॉन पोलर। अब देखो बेटा, डायपोल मोमेंट का जब आप डायरेक्शन बताते हो तो मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। यहाँ पे ये जो OH है, यहाँ पर ये जो OH है, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होगा सो होगा, लेकिन वो किस तरीके से होगा? हाइड्रोजन से ऑक्सीजन, टेट्राहेड्रल है ना भाई, ये तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका इस तरफ जाएगा, तो कैसे कैसे आप निकालोगे? तो ये तो ऑब्वियस था कि इसका डायपोल मोमेंट 0 तो नहीं होगा,
जीरो तो नहीं होगा, इसका डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि बेटा डायरेक्शन अलग अलग होती है, डायरेक्शन अलग अलग होती है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे और ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। क्लियर? यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट लगेगा बेटा, OCH3 वाले में भी सेम कंसेप्ट, क्योंकि अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड आ गया है, एक से ज्यादा एटम्स अगर प्रेजेंट हैं, तो उन्हें आप डायरेक्टली डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बिल्कुल तो सेम नहीं है ना, मान लो ये इस ऑक्सीजन की तरफ यूं जा रहा है, ये यूं जा रहा है, कैंसिल आउट करेगा एक दूसरे को ना जी। क्लियर हो गया बेटा? नेक्स्ट आ जाते हैं, चलो परसेंट आयनिक कैरेक्टर वाले हमको क्वेश्चन करने हैं किससे? डायपोल मोमेंट से रिलेटेड। तो मैं आप लोग एक बात बता दूं बेटा, वो बात ये है बेटा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि आयनिक कैरेक्टर को कल हमने फेजान रूल से डिस्कस किया था, बड़ा ही इजी सा टॉपिक था, बड़ा इजी सा टॉपिक था। तो वो फेजान रूल के क्वेश्चन, एक तो सॉल्युबिलिटी, कलर, एक बच्चे ने बोला मैम कलर इम्पार्टिंग नेचर फिर से बता दो, बड़ा सिंपल, अगर किसी भी कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, अगर उसकी सॉल्युबिलिटी कम है दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स वो नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो बनाएगा वो कंपैरेटिवली इनसॉल्युबल बनाएगा, इनसॉल्युबल यानी कि प्रेसिपिटेट बनेगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कलर बनाएगा। क्लियर? बात करते हैं परसेंट आयनिक कैरेक्टर जो डायपोल मोमेंट से रिलेटेड है। तो बेटा डायपोल मोमेंट से क्या क्या देखने को आता है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, पोलर नॉन पोलर, हाँ जी। क्लियर? नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर डायपोल मोमेंट, हाँ जी। सारे डेरिवेशन, हाँ जी। लास्ट रह गया बेटा परसेंट आयनिक कैरेक्टर, जो हमने कल फेजान रूल में ऑलरेडी सीखा था कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें डायपोल मोमेंट किसी का दे दिया जाए तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द परसेंट आयनिक कैरेक्टर ऑफ एनी कंपाउंड। तो बेटा हमारे पास दो तरीके की वैल्यूज होती हैं जहां से हम ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या बेटा, परसेंट आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू कोवेलेंट, यानी कि डायपोल मोमेंट कोवेलेंट वाले बॉन्ड का, डायपोल मोमेंट आयनिक वाले का मल्टीप्लाई बाय 100। और डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सिंपल, E इंटू डी। क्लियर? तो म्यू इज इक्वल्स टू होता है बेटा E इंटू डी। यहाँ पे म्यू इज इक्वल्स टू, अगर मैं आयनिक वाले की बात करूं, कोवेलेंट वाला तो E इंटू डी हो गया, आयनिक वाले को मैं बोल रही हूँ एन E इंटू डी। ये एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एन रिप्रेजेंट कर रहा है जो आयंस है ना हमारे पास, कैटायन एनायन, उन पे नेट चार्ज कितना प्रेजेंट है, उससे मल्टीप्लाई होकर हमारे पास नेट डायपोल मोमेंट आता है। क्लियर बेटा? इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम और ऐसे लिख सकते हैं दैट म्यू ऑब्जर्व्ड, जितना ऑब्जर्व किया गया, क्योंकि जनरली हम इसी को कैलकुलेट करते हैं, म्यू कैलकुलेटेड इनटू 100। क्लियर? इसको और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट होता है उसी की तो ऑब्जर्वेशन होती है, अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100। मैम हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एक्सपेरिमेंटल है? तो जनरली ऊपर वाले की वैल्यू स्मॉल होती है और वो गिवन होती है, नीचे वाला पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके बाद हम ये रिलेशन यूज करके परसेंट आयनिक कैरेक्टर निकालने वाले हैं। ठीक है? तो वाकई में आज रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, कोशिश करते हैं। चलो तो बच्चे एक चीज जो मैंने याद रखने को कहा था बेटा, ये जो E होता है, कहाँ, ये जो E होता है, इसकी यूनिट्स हमारे पास क्या क्या होती हैं, इसकी यूनिट्स हमारे पास होती हैं, जैसे कि एक होती है कुलम्ब, और क्या होती है बेटा, इसकी यूनिट होती है ESU। याद आया बेटा? वहीं पे ये जो D होता है, इस D की यूनिट क्या होती है, इस D की यूनिट सेंटीमीटर भी हो सकती है, इस D की यूनिट मीटर भी हो सकती है। और ओवरऑल इस डायपोल मोमेंट की यूनिट तो मैंने आपको बताई दी थी, इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, इसकी यूनिट होती है हमारे पास डिबाई, SI यूनिट इसकी डिबाई होती है। क्लियर? और अगर डिबाई को हमें कन्वर्ट करना है ESU सेंटीमीटर में, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, लिखवाया था बेटा, 1 डिबाई इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10 टू दी पावर -18 ESU सेंटीमीटर। और अगर इसे हमें कन्वर्ट करना है कुलम मीटर में, तो 1 डिबाई इज इक्वल्स टू 3.33 इंटू 10 टू दी पावर -30, ये सेंटीमीटर मत कर देना, इसलिए मैं लिख रही हूं कुलम्ब मीटर। मैंने आपको 1 मिनट का टाइम दिया,
जल्दी से बेटा, जल्दी से इनसे गो थ्रू हो जाओ। उसके बाद हम 2 न्यूमेरिकल करेंगे। और जैसा कि मुझे पता चला कि आपकी तो छुट्टी है कल गुरु नानक जयंती की, तो बट कोई ना, एक लेक्चर तो ले ही लोगे। सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस है बेटा डायपोल मोमेंट के, नथिंग एक्स्ट्रा। तो एक अच्छे से कंप्लीशन फिनिशिंग देनी थी मुझे उस टॉपिक को, इसलिए मैंने ये क्लास लिया है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप इसमें प्रैक्टिस करोगे अच्छे से और आपके मन में किसी तरह का कोई शक नहीं रहेगा। ठीक है, जल्दी से कर लो बेटा, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। देख लो एक बार अच्छे से, फिर हम वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सबसे पहले तो अपना टॉपिक बदल दूं मैं कुछ नहीं कराया रेजोनेंस में। कोई नहीं बच्चों, आपके डाउट्स क्लियर हो गए ना, मैं उसी से खुश हूँ। मैं आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो, ज़मीं को आसमां बनाऊं, सितारों से सजाऊं अगर तुम कहो। क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन ऑन। अरे यार क्या हो रहा है, पूरा हट गया। तुमको बुलाऊं तो संग में सजाऊं, कदम तुम जहां जहां रखो, ला 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 ला। हाँ, और कुछ बच्चों ने ये भी लिखा है कि 8 लेक्चर्स डिले। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, आई एम नॉट डिले ऑन माई लेक्चर्स। आपका बेटा फिजिकल ऑलरेडी बहुत लेट खत्म हुआ है। मेरी एंट्री आपके बैच में हो जानी थी बेटा 11 नवंबर को, लेकिन मेरी एंट्री आपके बैच में हुई है बेटा 26 नवंबर। समझ पा रहे हो, फील कर पा रहे हो? देन हाउ कैन यू से कि लेक्चर्स डिले हो रहे हैं? बेटा केमिकल बॉन्डिंग के टोटल 12 लेक्चर्स हैं इंक्लूडिंग PYQs, राइट? PYQ अलग से होता है बल्कि। और आज तो मैं 10वां लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। देन हाउ कैन यू से लेक्चर्स आर डिलेइंग? ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा मत किया करो। इससे पता है क्या होता है बेटा, जब टीचर्स आपके लिए ऑनेस्टली सब कुछ आपके हिसाब से कर रहे होते हैं और ऐसे इररिलेवेंट चीजें जब बीच में आ जाती है ना, तो ऐसा लगता है यार क्या करो क्या करो, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करें तुम्हारे लिए। लेक्चर बनाते 4-4 घंटे के फिर हैं। चिंता ना करो बेटा, सब कुछ आपके हिसाब से चल रहा है, आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। तो समझो बेटा ध्यान से। टुडेज टॉपिक में मैं क्या लिखूं बच्चों, आप ही सजेस्ट कर देते अगर लाइव में होते तो। डायपोल मोमेंट लिख दूं, वो तो कल भी चला गया था, चलो यही कर देते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑन डायपोल मोमेंट, क्लियर? बाकी बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अभी भी अगर किसी को किसी भी तरह का शक हो, जैसा कि मुझे पता चला है, तो आप इजीली डाउट लिख कर भेजना कि कहाँ अटक रहे हो। और ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, एक बार वो क्लास जरूर देख लेना जिसमें मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के सारे स्ट्रक्चर्स बनवाए थे अगली क्लास में। ठीक है, आ जाते हैं न्यूमेरिकल पे। तो अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। क्या क्वेश्चन है, पढ़ेंगे ध्यान से और ट्राई करेंगे पहले वीडियो पॉज करके खुद से। डायपोल मोमेंट दे रखा है HCl का, ऑलरेडी दे रखा है, तो कौन सा है? ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट जो दे दिया। ठीक है, कितना दे रखा है बेटा? 1.08 dBi, कोई दिक्कत नहीं है जी। एंड बॉन्ड डिस्टेंस न्यूमेरिकल करने का बेस्ट तरीका, नीट वाले यूं ही डरते हैं, जो दिया वो लिखो, उसके बाद अगर आपने फॉर्मूला रिकॉल किया तो रिवाइज हो जाना है। बॉन्ड डिस्टेंस कितना दे रखा है बेटा? डिस्टेंस दे रखा है 1.27 एंगस्ट्रॉम, क्लियर? फाइंड आउट द पार्शियल चार्ज ऑन H प्लस एंड Cl माइनस। हमें E की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्लियर? तो सिंपली हम ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? सिंपल, E क्या है? हमारे पास जो आयंस हैं उन पे कितना पार्शियल चार्ज है, हमसे यही तो पूछा है। अगर हम E निकाल लेंगे तो प्लस के साथ हाइड्रोजन का हो जाएगा, माइनस के साथ क्लोरीन का हो जाएगा। तो म्यू बराबर क्या होता है जी? म्यू बराबर होता है E इंटू डी। तो E बराबर म्यू अपॉन डी, म्यू बराबर 1.08 डिबाई, और इस डिबाई को मैंने कन्वर्ट कर दिया ESU सेंटीमीटर में, वाया मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर -18, ये हो गया सेंटीमीटर। यहां पर बेटा डिस्टेंस कितना है? 1.27, इसको कन्वर्ट कर देते हैं सेंटीमीटर में, तो 10 टू दी पावर -10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया बेटा? E की वैल्यू। यहां आप कैलकुलेट करना बेटा, यहां आप कैलकुलेट करना, जो भी आपका आंसर आए आप मुझे चैट बॉक्स में भेजोगे। जो भी आपका आंसर आएगा उसकी यूनिट होगी ESU, क्योंकि वो चार्ज है। जो भी आंसर आए, मान लो X आंसर आया,
तो H प्लस का क्या आंसर हो जाएगा, प्लस एक्स ESU, और Cl माइनस का क्या आंसर हो जाएगा, माइनस एक्स ESU। समझ आ गया होगा। दोनों आयंस पे चार्ज पूछा है बस, H प्लस पर Cl माइनस पे, तो E यही तो बताता है हमें, चार्ज। क्लियर हो गया एकदम, देख लो आराम से समझ लो, नहीं आए तो चैट बॉक्स जिंदाबाद, ठीक है, प्रैक्टिस जरूर करना खुद से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, द डायपोल मोमेंट ऑफ HBr इज, ऑलरेडी दे रखा है, यानी कि ऑब्जर्व्ड डायपोल मोमेंट है। कितना दे दिया बेटा, 0.78 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर दे दिया। एंड इंटरएटॉमिक डिस्टेंस D कितना दे दिया, 1.4 एंगस्ट्रॉम। कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में, तो 1.4 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। क्या करें, फॉर्मूला अप्लाई कर दो जी। कौन सा, परसेंट आयनिक कैरेक्टर पूछा है, परसेंट आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू ऑब्जर्व्ड बोलो, म्यू कोवेलेंट बोलो, अपॉन म्यू आयनिक बोलो, मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर, वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा बेटा, कोवेलेंट की वैल्यू दे दी इतनी, 0.78 इंटू 10⁻⁻10 ESU सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय 1। अब ये D दे रखा है, और म्यू बराबर कितना होता है, E इंटू डी होता है। अब इस केस में आयंस कौन है, H प्लस और Br माइनस, चार्ज कितना है 1, तो 1 हो गया चार्ज। E क्या होता है, E होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है ESU में, जल्दी से बता दो बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम सबने पढ़ रखा है, जल्दी से बता दो, जल्दी बता दो, मुझे बताने की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU। क्लियर, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अगर कुलम्ब में पूछा होता तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्ब, लेकिन यहां पर किस में पूछा बेटा, यहाँ पे ESU में। काहे ESU में, क्योंकि ऊपर वाला भी ESU में है। डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, D हो गया, D दे दिया 1.4 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को कन्वर्ट कर देते हैं 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ESU से ESU गया, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो यहाँ पे परसेंट आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैट बॉक्स में मुझे आज आंसर मिल जाना चाहिए आज की क्लास में। तो यहाँ तक के लिए इतना ही, अच्छे से देखें, रिवाइज करें, सॉल्व करें। डायपोल मोमेंट जैसे टॉपिक से इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो शुरू किया, खत्म किया, आज सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, घबराना मत बेटा। और हर क्लास में मैं जो बोलती हूँ फिर से मैं यही बोलूंगी, ड्रॉपर्स जो प्रॉब्लम फेस करते हैं, यू ऑल आर वेरी स्ट्रॉन्ग, यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर सेल्फ सफिशिएंट। बेस्ट देना है बस अपना, और बेस्ट दे सकते हो, लेक्चर्स फॉलो करो, मेहनत करना बस बंद मत करना बेटा। और अगली बार जब मैं आपको इनऑर्गेनिक में मिलूं, कहाँ मिलूंगी बेटा, ऑर्गेनिक के फिर से बाद, तब तक ना तुम्हारा मोटिवेशन खत्म नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। स्टे मोटिवेटेड बेटा, एंड ऑलवेज स्माइल। क्लियर, क्लियर। So all the very best बच्चों, and thank you so much, all the best बच्चों।